चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्विक रिवीजन मैराथन के साथ। अब जो मेरा रेलेवेंट कॉस्टिंग है वो कौन सा कंसेप्ट है जो मेरा अप्लाई होने वाला है ओनली स्पेशल केसेस में। ये मेरा अप्लाई करेगा ओनली स्पेशल केसेस जो वन टाइम ऑर्डर है, जो रेगुलर बिजनेस है उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं लगता। जो रेगुलर बिजनेस है इसके अंदर में हम लोग लगाते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और जो वन ऑफ बिजनेस होता है, वन ऑफ ऑर्डर होता है, जो मेरा डे टू डे काम नहीं पर कभी कभी करना पड़ सकता है, उसका डिसीजन ले एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके लिए लगाते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखो मेरा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या है? ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने में नॉर्मली किया जाता है। सिंपल सा बात है, मान लो जो हम पढ़ाते हैं तो मेरा बहुत सारा खर्चा लगता है, मेरा कई वेरिएबल कॉस्ट लगता है, मेरा कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कोई भी अगर बाई चांस स्टूडेंट आता है तो मेरा जितना खर्चा लगा हम सब उससे लेगा, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा हम वो भी उससे लेगा, जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है उसको भी कुछ प्रोपोर्शन में बांट के एब्जॉर्ब करेगा या रिकवर करेगा उसी कस्टमर से या स्टूडेंट से। तब इस केस में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सारा रिसोर्स, जितना भी मेरा गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए जितना रिसोर्स लगता है, जितना भी लगता है वो सबको जोड़ेंगे, कुल मिलाकर जितना खर्चा आया वो स्टूडेंट से ले लेंगे। तो पुराने जमाने में हर एक खर्चा मेरे लिए रेलेवेंट होता है, पर अगर बाई चांस कोई वन ऑफ ऑर्डर आया जो बार बार नहीं कभी कभी आया है, तब वैसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करे या ना करे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाली वो कॉस्ट लेते हैं जो उसी के लिए लगा, वो कॉस्ट लेते हैं जो खाली उसी के लिए लगा। बाई चांस वो नहीं आता तो मेरा खर्चा नहीं लगता, पर वो आया तो मेरा खर्चा लग गया, तो खाली ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। अब मेरा रेलेवेंट कॉस्ट को पहचानने का ना दो की फीचर है। पहला, ये खर्चा ना फ्यूचर में लगना जरूरी है। मान लो आज के दिन मैं डिसाइड कर रहा हूं कि भाई एक स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करे या ना करे, तो जिस दिन डिसाइड कर रहे हैं उसके बाद अगर ये खर्चा लगने वाला है और चेंज होगा ड्यू टू डिसीजन, मैंने अगर एक्सेप्ट किए तब ये खर्चा लगा, नहीं एक्सेप्ट करते खर्चा नहीं लगता, यानी बदल रहे डिसीजन लेने की वजह से खर्चा, खाली वही कॉस्ट मेरे लिए क्या माना जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट। तो देखो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट का खासियत, एक ये फ्यूचर में लगने वाला है, और अगला ये चेंज होने वाला है ड्यू टू दिस डिसीजन। सिंपल बात। अब अगला क्वेश्चन उठता है, बाकी सारा कॉस्ट क्या रहेगा, इररेलेवेंट। नाम से समझ में आएगा, फ्यूचर में जो लगा वो रेलेवेंट है, तो जो पास्ट में लग चुका है वो इररेलेवेंट है, या फिर पास्ट में या लगने वाला फ्यूचर में पर ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका है, यानी जिस दिन मुझे डिसीजन लेना है उसके पहले ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया कि भाई हम ना तुमको इतना रुपए देंगे, पक्का देंगे, भले खर्चा मेरे को देना बाद में, पर कमिटमेंट पहले दिया जा चुका है ना। तो एक बार प्रॉमिस हो गया, एक बार वादा हो गया, तो मुकर तो नहीं सकता, भले डिसीजन लेना ले तो ये बदलेगा नहीं, ये तो खर्चा लगेगा, ये क्या रहेगा, इररेलेवेंट। तो जो पास्ट में लगा या फ्यूचर में लगने वाला है पर ऑलरेडी जिसका कमिटमेंट दिया है वो क्या है, इररेलेवेंट। अब मेरा अगला, वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होता ड्यू टू डिसीजन, वो भी क्या रहेगा, इररेलेवेंट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट का क्या क्या एग्जांपल है, कुल मिलाकर 5, खाली 5, कुछ रेलेवेंट बनेगा कुछ इररेलेवेंट बनेगा। अब मेरा रेलेवेंट कॉस्ट में क्या बनने वाला है, मेरा पहला वेरिएबल कॉस्ट, ऑब्वियस सा बात है। और बाई चांस एक नया ऑर्डर आया तो ऐसे नए ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या खर्चा करना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो मेरा सारा क्या आने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट जो रेलेवेंट है। और ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते खर्चा नहीं लगता, ऑर्डर एक्सेप्ट किए इसलिए खर्चा लगा है, सिंपल बात। मेरा अगला वो खर्चा जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट है। अवॉइडेबल का मतलब क्या, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहे डिसीजन लिए तो ये एडिशनल खर्चा लगा, डिसीजन नहीं लेते खर्चा नहीं लगता, तो देखो ये खर्चा फ्यूचर में लगेगा और चेंज भी हो रहा है ड्यू टू डिसीजन, इसलिए रेलेवेंट है। मेरा अगला है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब जो मेरे इच्छा पे डिपेंड करे, इच्छा किया तो कॉस्ट इनकर करेंगे, मन हुआ तो कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे। यानी देखो डिसीजन लेने की वजह से मन हुआ तो कॉस्ट इनकर करेंगे, बदलाना नहीं, अगर डिसीजन लेते तो कॉस्ट नहीं बदलता, नहीं बदलाना तो फ्यूचर में लग रहा है और चेंज हो रहा है, क्या रहेगा, रेलेवेंट। मेरा तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्ट है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब काफी बार मेरे को एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए कोई चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब जो भी चीज को सैक्रिफाइस किए हैं तो या ये अगर नहीं आता तो मेरा इनकम आता ना, पर अगर बाई चांस ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो इनकम खो रहा है ना, तो ये एक तरह का क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मेरे लिए रेलेवेंट रहेगा। यानी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर में आने वाला मेन 3 खर्चा, मेरा पहला वेरिएबल कॉस्ट, मेरा अगला अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा इसका एक और नाम डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इररेलेवेंट क्या रहेगा, खासियत क्या था,
जो पास्ट में लगा या फ्यूचर में लगेगा पर कमिटमेंट दे दी है। और अगला मेरा जो बदलता नहीं है, तो मेरा इररिलेवेंट कॉस्ट के अंदर में क्या है, जो पास्ट में लग गया, हिस्टोरिकल या संक कॉस्ट, संक माने जो डूब गया, जो पैसा लग गया। इसके लिए याद करना, हम क्लास में एग्जांपल दिया था, जो एक्स है वो वैलेंटाइंस वीक में इररिलेवेंट है, तो मेरे लिए रेलेवेंट कौन है, तो ये मेरे लिए इररिलेवेंट हुआ। क्यों? कि ऑलरेडी हिस्टोरिकल या संक कॉस्ट था, एक्स जो पास्ट में बीत गया, इररिलेवेंट। या हम किसी को खोज तो रहे हैं पर वो ऑलरेडी कमिटेड है, इररिलेवेंट। तो मेरा अगला क्या है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट या अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अनअवॉइडेबल हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता, डिसीजन लेंगे तब भी लगेगा, नहीं लेंगे तब भी लगेगा, तो अनअवॉइडेबल, हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता, ये मेरे लिए क्या रहेगा, इररिलेवेंट। सिंपल सा बात, तो एकदम माइंड में सेट करना। 5 कॉस्ट है, मेरा रेलेवेंट में आता है वेरिएबल कॉस्ट, मेरा अगला आता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, तीसरा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन। इररिलेवेंट में आता है 2, एक पास्ट में जो लग गया संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और जो कमिटेड फिक्स कॉस्ट है या फिर अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। वेरी इजी। अब मेरे को करना क्या है, जब भी कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मेरे को जानना है उस ऑर्डर के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, और बाई चांस कस्टमर उससे ज्यादा दिए तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मत लगा देना, सारा मत जोड़ देना, खाली रेलेवेंट। और ये कब लगाएंगे, जब कोई डिसीजन लेना है स्पेशल वन टाइम ऑफर के लिए। ठीक। अब रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑफर में क्या आने वाला है, जो मेरा उसके लिए खर्चा लगा, क्या लगा, पहला वेरिएबल कॉस्ट लगा, अगला अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लगा, अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के अंदर में वेरिएबल वाला पोर्शन, और कभी कभी मशीन को यूज करते हैं वो आता है। तो गिन के 4 चीज आएगा उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। मेरा अगला कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहेगा, तो जो बेनिफिट आता, जो मैंने खो दिया उस ऑफर के लिए, उसको ऐड करना पड़ेगा, मेरा खर्चा है। पर क्वेश्चन उठता है, खाली बेनिफिट लूज ही करेंगे क्या? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई ऑफर के आने की वजह से मेरा कुछ और फायदा हो जाए, तो जो लॉस हुआ तो हम कस्टमर से ले लिया, जो फायदा हुआ वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करेंगे बेनिफिट अचीव्ड ड्यू टू ऑफर। जैसे सबको जोड़ देंगे, मिलाकर आएगा रेलेवेंट कॉस्ट, या कितना मिनिमम प्राइस चार्ज करना है उस पर्टिकुलर कस्टमर से। वेरी इजी। अब एक काम करते हैं, ये 1 2 3 4 चीज को थोड़ा विस्तार में जानते हैं, दैट्स इट। फिर फटाफट करेंगे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस। चलो एक काम करते हैं, मेरा पहला है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब एकदम माइंड में सेट करना, हम आराम से चलेंगे, मेरे को लाइफ में कोई हड़बड़ नहीं है। देखो, अब मान लो मेरे पास एक कोई स्पेशल ऑफर आया जिसके लिए मेरे को लगने वाला है मटेरियल। अब जब भी मेरे को लगने वाला है मटेरियल, तो मटेरियल पता है, जो भी मटेरियल लगेगा आइदर वो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ होगा या मेरे पास पड़ा हुआ नहीं होगा। तो मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो ये मेरा स्टोरेज डिपार्टमेंट है। स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर में कई तरह के मटेरियल रहते हैं। मान लो मेरे को मटेरियल लगेगा, एक यहां पे मटेरियल ए है, बी है, सी है, और मुझे लगेगा ए बी सी डी ई। अब मेरा पहला बात, जो मटेरियल लगेगा पहले देख क्या स्टॉक में है या नहीं। ए था, बी था, सी था, डी और डी नहीं है। तो भाई जो स्टॉक में नहीं है और एक स्पेशल ऑफर आ गया, तो उसके लिए डी और ई लेना पड़ेगा। तो जब लेना पड़ेगा तो ऑब्वियस बात है, उस केस में मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा, जिसको बाजार से खरीदने का खर्चा है। बाजार से खरीदने के खर्चा को जनरली एग्जाम के अंदर में वर्ड यूज करता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वर्ड क्या यूज करता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यार थोड़ा गंदा लग रहा है। या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है खरीदने का, वो मेरे लिए रेलेवेंट है। ठीक। कब एक स्पेशल ऑफर आया और मान लो जो मेरे को स्टॉक चाहिए था, अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो भैया बाजार से खरीद। और जब बाजार से खरीदेंगे, उसका क्वेश्चन में एग्जाम में वर्ड क्या यूज करेगा, रिप्लेसमेंट। मेरे पास है नहीं, उसे रिप्लेस करो और बाद में यूज करो। तो ऑब्वियस बात है, इस स्पेशल ऑफर के लिए ये जो 2 स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इसको किस कॉस्ट पे वैल्यू करने वाले, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अब अगला क्वेश्चन उठता है, जो ए बी और सी है वो तो मेरे पास स्टॉक पे पड़ा हुआ है, और अगर स्टॉक पे पड़ा हुआ है तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ है ये क्या रेगुलरली यूज करते हैं नॉर्मल बिजनेस के लिए या नहीं करते हैं। और मान लो मेरा ए ना रेगुलरली यूज करते हैं, ए रेगुलरली यूज करते हैं, यानी हमारे स्पेशल ऑफर के लिए चाहिए। हम स्टोर डिपार्टमेंट को बोला, भाई ए सुनना, मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, है तेरे पास? बोला हाँ है ना। बोला देना। बोला क्यों चाहिए? हम बोला हमको स्पेशल ऑफर में यूज करना है। बोला भाई अगर तुम स्पेशल ऑफर में यूज करेगा तो मेरा रेगुलर बिजनेस कैसे चलेगा? हम बोला यार दे देना। बोला नहीं देंगे। भले उसके पास है पर रेगुलर बिजनेस पे यूज करने वाला है, वो मेरे को नहीं देगा, और अगर मेरे को नहीं देगा तो बाजार से लेना पड़ेगा ना। और बाजार से लेंगे कौन सा प्राइस में लेंगे, रिप्लेसमेंट प्राइस।
तो मेरा सिंपल सिनेरियो, और मान लो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है पर रेगुलरली यूज करते हैं, तो भले उसके पास है पर वो रेगुलर बिजनेस में दिया मुझे नहीं देगा, और मुझे नहीं देगा तो मुझे खरीदना पड़ेगा बाजार से। प्राइस क्या बनेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब मान लो जो हमारा बी और सी है वो रेगुलरली यूज नहीं करते, पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा है, कोई काम का नहीं है। अब मान लो जो हमारा बी है ये कोई काम का नहीं है, ये ऑब्सोलीट पड़ा हुआ था, ऐसे ही ऑब्सोलीट पड़ा हुआ था। आप सोचो अगर ऑब्सोलीट पड़ा हुआ था तो एनीवेज ये कुछ समय बाद रद्दी के भाव में बेचता, पर वही अगर बाई चांस ये वाला चीज को मेरे को यूज करना पड़ गया, तब इस केस में जो रद्दी के भाव में बेचता, अब वो रद्दी के भाव में नहीं बेच पाके मेरे को दे देगा, और अगर मेरे को दे देगा तो मेरे को इस ऑफर में यूज करने की वजह से कुछ तो खोया। क्या खोया? जो स्क्रैप का रेट था वो खो दिया। तब इस केस में पता है हम लोग बी को किस पर वैल्यू करने वाले हैं? स्क्रैप रियलाइजेबल रेट। एग्जाम में वर्ड यूज करेगा रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, कुछ भी। रियलाइज मतलब क्या होता है? बेच के क्या मिला, कचरे को ही बेचेंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब खरीद के क्या मिला, नई मटेरियल को ही खरीदेंगे। ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अब एक और चीज क्या हो सकता है? अब तुम बोलेगा बी भी तो स्टॉक में पड़ा हुआ था। हां था, और मान लो बी इतना टॉक्सिक नेचर का था। टॉक्सिक माने इतना हैजार्डस नेचर का था कि भाई रद्दी वाला बेचने के लिए रुपया देता नहीं है, रुपया लेता है। बहुत ही हैजार्डस केमिकल है जिसको कहीं पे डिस्पोज और ढंग से करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तब इस केस में अगर बाई चांस वैसा स्टॉक पड़ा हुआ था और रद्दी वाले को बेच के मेरे को रुपया देना पड़ता, इस बीच में कोई स्पेशल ऑफर आ गया ना कि उससे पूछे भाई सुनना बी है तेरे पास, बोला हाँ है, क्या करेगा? बोला स्पेशल ऑफर में वो खुशी मनाएगा। बोला स्पेशल ऑफर में भी यूज होने वाला है, हम बोला हाँ होने वाला है, वो खुशी मनाएगा। कारण क्या? अब इस केस में जो बेचने का खर्चा लगता है वो बच जाएगा। तो बेचने का खर्चा जो लगता है वो बच जाएगा, वो उस कस्टमर की वजह से बचा ना, तो जब बचा तो क्या करना चाहिए? माइनस। तो और बाई चांस ये टॉक्सिक नेचर का है तो डिस्पोज करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे, डिडक्शन की तरह दिखाएंगे। बस एक आखिरी सिनेरियो बनता है, मान लो एग्जांपल दे रहे, ए पड़ा तो था, कोई काम का नहीं था। अब आइदर इसको कचरे के भाव में बेचते, पर मान लो इसी बीच में ना एक और रेगुलर बिजनेस के लिए मान लो एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है एच, आप पी ले लो। मगर रेगुलर बिजनेस के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है पी, पर पी खत्म हो गया। बाद में हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला भाई सुनना, ये जो ए मटेरियल है ना इसको भी एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। पी नहीं भी है ना तब भी ए को उसकी जगह यूज कर सकते हैं। तब इस केस में ए को हम पी की जगह यूज करना चाहेगा, तो मेरा पी को खरीदने का खर्चा बचेगा ना, और जो पी को खरीदने का खर्चा बचेगा, और हम इसको यहां पे यूज कर लिया स्पेशल ऑफर में, तो मेरा लग जाएगा। तो इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगा? जो पी को खरीदने का खर्चा आया, यानी एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करें तो जो सब्स्टिट्यूट को खरीदने का खर्चा लगता, अगर हम वहां यूज करते हैं बचता, पर हम ऑफर में यूज किया तो लग गया। तो इसकी वजह से खर्चा क्या लगेगा? वो क्या नाम है, सब्स्टिट्यूट का जो कॉस्ट आया वो वाला। डन। वापस से एक बार सब कुछ को एक बार दोहराए तो देखो मेरा मटेरियल के केस में सिनेरियो क्या है? मेरा मटेरियल के केस में सिनेरियो क्या है? दो सिनेरियो, क्योंकि हम इसको कहीं अलग नोटबुक में लिखते हुए चलता है। कहां लिखूं? मेरा मटेरियल के केस में दो सिनेरियो बनता है। अब जो भी मेरे को मटेरियल लगेगा, पहले देखो ये स्टॉक में है या नहीं। अगर स्टॉक में नहीं है तब तो भैया झमेला ही नहीं है, बाजार से खरीदना है। और अगर बाजार से खरीदना है, कौन से प्राइस में खरीदने वाले हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिंपल है। और मान लो बाजार में है तो देखो क्या ये रेगुलरली यूज होता है या नहीं होता है। और रेगुलरली यूज होता है तो मेरे को क्यों देगा? वो अपने रेगुलर बिजनेस में देगा। मेरे को बोलेगा तेरा स्पेशल ऑफर है, जा खरीद ले बाजार से, तो जाके बाजार से खरीद ले, तो कौन से रेट मिलेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये रेगुलरली यूज नहीं होता है, यूज रेगुलरली नहीं होता है, तब इस केस में तीन सिनेरियो होगा। आइदर ये नॉन मूविंग या ऑब्सोलीट है, एनीवेज हम बेचने वाला था, तो बेच के कुछ तो रुपया मिलता जो हम खो दिया, तो इस केस में मेरे लिए रेलेवेंट क्या हो जाएगा? स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू। अब अगला ये टॉक्सिक नेचर का या हैजार्डस नेचर का है, तो टॉक्सिक नेचर को बेचने का रुपया लगता है और हम यहां यूज किया तो रुपया बच जाएगा ना, तो ये मेरा क्या होगा? सेविंग्स इन डिस्पोजल कॉस्ट। और अगला ये एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता, तो अगर बाई चांस ये मटेरियल हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते, सब्स्टिट्यूट खरीदना नहीं पड़ता, पर अगर हम यहां यूज किया तो खरीदना पड़ जाएगा, तो मेरा यहां पर वैल्यू क्या आएगा?
कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। एकदम सिंपल। तो अभी तक हम लोग पढ़े, मेरा पहला बात, रेलेवेंट कॉस्ट था 3, वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इररेलेवेंट था 2, जो पास्ट में लग गया, संख्या हिस्टोरिकल, और मेरा अगला कमिटेड या अनअवॉइडेबल। मटेरियल के अंदर में 2 सिनेरियो बना जो लोग ने डिटेल में डिस्कस किया। चलो ठीक है, परफेक्ट है। अब अगला बारी आता है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। अच्छा, एक दो छोटे छोटे बात। अब किस जमाने में, मान लो लिखा रहे क्वेश्चन में कि मेरे पास जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था ना, वो मैंने खरीदा था 5 के रेट में, खरीदा था, खर्चा पास्ट में लग गया, तो जो पास्ट में लग गया वो आज के दिन क्या है, इररेलेवेंट। तो जब भी कभी लिखा रहेगा ना बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल, हमेशा इररेलेवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी लग गया, संक कॉस्ट है। अगला, अगर बाई चांस क्वेश्चन में खाली बता दे स्टॉक में पड़ा है और ये ना बताए कि, और ये बता दे कि रेगुलर यूज नहीं होता, स्टॉक में पड़ा है, पर ये कौन सा तरह का ना बताए, हम लोग हमेशा मानेंगे ऑब्सोल्यूट है। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट कैसे मान ले बिना उसके वैल्यू के, या टॉक्सिक नेचर कैसे मान ले बिना डिस्पोजल कॉस्ट के दिए। तो बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट है, हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे जो स्टॉक यूज नहीं होता वो क्या है, ऑब्सोल्यूट। डन। अगला बारी आता है लेबर का। अब मेरा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, मेरा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, अरे यार क्या क्या खुल रहा है, अगर बाई चांस वो नहीं दिया कि कितने में स्क्रैप रियलाइज हुआ, तो इन दो में कुछ तो एक देगा, तो जो भी देगा मेरे को उसी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। रेगुलरली यूज नहीं होता तो 3 सिनेरियो बनेगा, तो इनमें 3 में कुछ तो एक वैल्यू देगा, तो हम लोग उसकी तरह ट्रीट करेंगे। चलो, अब मेरा अगला बात आता है लेबर का। देख, अब जो मेरा लेबर है ना, वो लेबर होता है 2 तरीका का। मेरा एक लेबर होता है परमानेंट नेचर का, और एक होता है टेम्पररी या कैजुअल नेचर का। हमेशा हर एक कंपनी के अंदर में, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, हम जब क्लास में डिस्कस किया हम लोग एग्जांपल देते हैं, मेरे को एक क्लासरूम बनाना है अर्जेंट बेसिस पे, तो हम जाएगा एक इंटीरियर डेकोरेशन, जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके पास, कि एक काम करना, मेरे को क्लास को बढ़िया जल्दी फटाफट डिजाइन करके दे। अब वो लोग क्या करता है, उनके पास ना बहुत सारे हेड मिस्त्री होते हैं। हेड मिस्त्री, कितना सुंदर नाम है, मान लो 1 2 3 4 5। और अब क्या करता है, हर एक साइट, हर एक जगह जहां पे उसको काम करवाना है, वहां पे एक एक हेड मिस्त्री भेजता है। वो खुद काम नहीं करता, वो सुपरवाइज करता है, सब काम ढंग से चल रहा है ना। तो बोले काम कौन करता है, उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे आदमी लोग हैं। अब ये लोग ना परमानेंट आदमी नहीं रहता, कि जिस समय उनका रिक्वायरमेंट पड़ेगा तभी उनको हायर करेंगे। ये लोग जनरली परमानेंट रहते हैं। ठीक, अब इनके साथ एक अग्रीमेंट हुआ, जब आपको मेरा जरूरत पड़ेगा हम आपको बुलाएंगे और आपको पैसा देंगे। पता है इन्हें क्या कहते हैं, कैजुअल या टेम्पररी वर्कर्स। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो परमानेंट वाला है ना, ये लोगों को पैसा दिया जाता है मंथली बेसिस पे, कि इनको असली में कोई काम करना ही नहीं है, नहीं भी करना है तब भी इनको रुपया देना पड़ेगा क्योंकि परमानेंट है, काम कर रहा है तभी रुपया देना पड़ेगा क्योंकि परमानेंट है। तो जनरली इनको दिया जाता है पर मंथ या पर एनम के बेसिस पे, फिक्स कॉस्ट है, एकदम दिया जाएगा। और जो कैजुअल वाला है उनको जनरली दिया जाता है दिहाड़ी बेसिस पे। दिहाड़ी मतलब क्या, डे के बेसिस पे, पर डे। तुमसे जितना इन काम कराएंगे तुमको उतना इनका रुपया देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, इनको जनरली पर डे या पर आवर इस बेसिस पे दिया जाएगा। तो जनरली वेरिएबल नेचर का हुआ। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, मान लो इस बीच में मेरे पास एक स्पेशल ऑफर आया, जिसके लिए मुझे ऐसे 2 आदमी लगे और जिसके लिए मुझे यहां पर 10 आदमी ये लगे। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, ये स्पेशल ऑफर आया, रेगुलर बिजनेस रहता है ना, तो इनका भी कॉस्ट जोड़ते, इनका भी कॉस्ट जोड़ते, कि सारा खर्चा जो लगा जोड़ेंगे। पर स्पेशल ऑफर आया, स्पेशल ऑफर में क्या लेना है, जो फ्यूचर में लग रहा है, इसके आने की वजह से एक्स्ट्रा लग रहा है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इन दोनों के अंदर में कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट रहेगा। अब सोचो, जो परमानेंट वाला है, अगर ये ऑफर नहीं भी आता तब भी रुपया तो उतना ही लगता, और आ गया तब भी उतना ही लग रहा है, तो भले फ्यूचर में लग रहा है पर ये बदल थोड़ी रहा है इस डिसीजन की वजह से। सो परमानेंट वाला लोग का जो कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है, वो क्या रहेगा, 0, कुछ नहीं, वो तो एनीवेज लगता है, तो इसके आने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं लगा। पर जो मेरा टेम्पररी या कैजुअल वाला है, इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा, जितने लोगों को लेकर आए उतना मेरा एक्चुअल खर्चा लग जाएगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। सोचो अगर ये ऑफर नहीं आता तो इन लोगों को क्यों लेकर आता, ये ऑफर आया तभी तो एक खर्चा आया, फ्यूचर में भी आया और इसके आने की वजह से चेंज भी हुआ, तो ये मेरा क्या रहेगा, टेम्पररी वाला क्या रहेगा, रेलेवेंट, नॉर्मल। एक और छोटा सा बात,
अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि बड़ा बिजी चल रहे हैं सब कोई, सुपर बिजी, या शॉर्टेज है, यानी पता है आदमी तो है मेरे पास परमानेंट, पर भाई ऑलरेडी मेरा रेगुलर बिजनेस पे इतना सारा काम चल रहा है कि हम यहां के लिए आदमी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और जितने भी कैजुअल एम्प्लॉय लोग हैं वो कोई ना कोई मेरा रेगुलर बिजनेस पे लगा हुआ है, हम आदमी निकाल ही नहीं पा रहे हैं, सब सुपर बिजी है, रिस्ट्रिक्टेड है सप्लाई या शॉर्टेज है। तो अब इस सिनेरियो में और बाई चांस मेरे को ये स्पेशल ऑफर करना पड़ा, तो भाई हम मेरा जो रेगुलर बिजनेस था वहां में से किसी एक को निकाल के, वहां पे से 4-5 को निकाल के यहां काम कराना पड़ेगा। तो रेगुलर बिजनेस जो चल रहा था वहां से निकाल के काम कराना पड़ेगा, तो रेगुलर बिजनेस हैम्पर होगा ना, रेगुलर बिजनेस से जो इनकम आता है वो सैक्रिफाइस होगा ना। तब इस केस में जो नॉर्मल खर्चा लगता वो तो लगेगा ही, पर अगर शॉर्टेज या नॉन अवेलेबिलिटी रहा तो एक और चीज रिलेवेंट हो जाएगा, वो क्या होने वाला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब भी कभी आ जाएगा बिजी या शॉर्टेज है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट बन जाएगा। और ये क्या कैसे मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। यानी रेगुलर बिजनेस करके जितना कंट्रीब्यूशन आता जो मैंने फोरगो कर दिया, ये मेरे लिए एक और रिलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो मेरे लिए रेगुलर बिजनेस करता, तो जो रेगुलर बिजनेस से मान लो मेरे को रेवेन्यू मिलता 10,000, उसमें कुछ खर्चा लगता, मान लो मटीरियल का लगता 5,000, मान लो वेजेस देते 3,000, मान लो मेरा वेरिएबल ओवरहेड लगता 500, यानी पता है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आता, 1,500। मानते हो? अब मान लो ये कैजुअल वर्कर को हम वहां से निकालकर यहां पर लेकर आ गया, तो कैजुअल वर्क का जो वेजेस है वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो रेलेवेंट है। प्लस एक और चीज रेलेवेंट क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितना मैंने कंट्रीब्यूशन खोया और वो कितना रुपया था, 1,500, यानी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4,500। पर वही अगर बाई चांस परमानेंट आदमी को हम शिफ्ट कर रहा है तो उसका रेलेवेंट कॉस्ट 0 था, पर खोए तो 1,500 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 1,500। परफेक्ट है। तो लेबर वाला पोर्शन इज वेरी सिंपल, सीधा देखो, ये टेम्पररी है, टेम्पररी कैजुअल है या परमानेंट है। परमानेंट है तो ऐसे ही मेरा खर्चा लगता है, रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, पर बिजी है तो उसको निकाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगा। और टेम्पररी या कैजुअल है वो तो इसी के लिए लाया गया है, तो जितना खर्चा लगा वो रेलेवेंट है, वो अगर बिजी था कहीं से निकाला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ जाएगा। सिंपल। जरा देखिए क्या है टेम्पररी या कैजुअल, क्या है, वो वर्कर जो इस पर्टिकुलर उसका सर्विस इस पर्टिकुलर जॉब या वर्क के लिए लगा। परमानेंट क्या है, जिसके हम सर्विस को टर्मिनेट नहीं कर सकते थे, हम इसको रिटेंच या निकाल नहीं सकते थे, रहेगा ही रहेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। सिंस दे परमानेंट है इसीलिए इनका सैलरी अनअवॉइडेबल है, और अनअवॉइडेबल तो वैसे भी इरेलेवेंट होता है। अब पहला बात, और बाई चांस अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो जितना मेरा वेज एक्चुअली दिया गया रेलेवेंट है, और बाई चांस हमारा परमानेंट लोग खाली बैठा हुआ था, लोग विला था, तो उस केस में रेलेवेंट कॉस्ट 0 है। अब दोनों केस में अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, ये लोग सुपर बिजी था, फुली ऑक्यूपाइड था, तो इसका वेजेस जो लगा प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ जाएगा, इसमें रेलेवेंट कॉस्ट तो 0 ही था, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ जाएगा। ठीक। एग्जाम में प्रॉब्लम पता है क्या है, एग्जाम में लोग वर्ड जनरली यूज नहीं करता है टेम्पररी है परमानेंट, वो लैंग्वेज देखे ना आपने आप समझना पड़ेगा कि वो टेम्पररी है परमानेंट। और बाई चांस क्वेश्चन कुछ भी हिंट ना दे, कुछ भी ना बोले, हम लोग कैजुअल या टेम्पररी मानेंगे, ये जनरल अजम्पशन है। और कुछ भी ना बोले हम लोग टेम्पररी या कैजुअल ही मानेंगे, कुछ ना बोले वो टेम्पररी या कैजुअल है। और एग्जाम में वर्ड यूज कर दे, भाई इस आदमी को निकाल नहीं सकते कभी भी, परमानेंट है। और बोले कि हम आराम से इस आदमी को, मेरे पास पहले से बहुत सारे आदमी पड़े थे, हम आराम से इधर से उधर रिलोकेट कर सकता है आराम। जनरली देखो कैजुअल के अंदर में फीचर क्या होता है, वो एरिया वाइज रहता है, कि मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर काम करवाना है एमजी रोड में, तो कैजुअल एम्प्लॉय हम कभी भी ना बैरकपुर से नहीं बुलाएगा, वो आसपास वाले को यूज करेगा। मान लो बैरकपुर में काम करना है तो बैरकपुर में है जो वही वाले को यूज करेगा। तो पता है उधर वालों को इधर वालों को उधर इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते, पर जो मेरा परमानेंट आदमी है वो तो मेरा परमानेंट है, मेरा इच्छा उसके साथ जो बर्ताव करना चाहे तो उसको हम क्या आराम से इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेना हम इधर से उधर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, उधर से इधर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास पहले से था वो परमानेंट रहेगा। अब ये बात मैंने यहां पे कहा, क्वेश्चन का लैंग्वेज को बड़ा ढंग से देखना, परमानेंट है या कैजुअल है, कि जिसका एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकता वो क्या है, परमानेंट। एक छोटा सा और बात, फिर लेबर खत्म। सॉरी बीच में ऑडियो चला गया था। जरा देखें एक छोटा सा बात और लेबर के अंदर में क्या है,
तो मेरे को भी चार्ज करके थोड़ा बोलना पड़ेगा। लेबर के अंदर में एक छोटा सा बात, मान लो एक आदमी ना 60 इयर्स का इस साल हो गया, यानी रिटायर हो गया, और जब रिटायर हो गया ना तो उसके बाद भी हम लोग इसको हर साल पता है कुछ ना कुछ देते हैं, पेंशन देते हैं। मान लो इसको हम लोग हर साल पेंशन देते हैं 50,000 पर एनम। ईयर 1 50,000, ईयर 2 50,000, ईयर 3 50,000, ईयर 4 50,000, इतना देते हैं। ठीक है। अब मान लो इसी बीच में एक स्पेशल ऑफर ऐसा आया जिसके लिए ना मेरे को उसी पर्टिकुलर आदमी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज उसी के पास था। तो मैंने उनसे दरख्वास्त किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, भाई देख तुम तो ऐसे ही रिटायर होने वाला था, तुम एक काम करना, एक साल हमारे लिए और काम कर ले, इसके बाद रिटायर हो जाना। अब हो सकता है वो मान जाए, लॉयल्टी फैक्टर तो रहेगा, भाई इतना साल बेचारा बिताया, एक अच्छा क्लोज कनेक्शन हुआ है हमारा, तुम एक काम करना, तुम बस एक साल और रह जा। अब जब वो मान लो अग्री करके एक साल रह जाए तो उसको पेंशन थोड़ी देगा उस साल, उसको प्रॉपर सैलरी मिलेगा। अब मान लो पूरा सैलरी मिलेगा, तो मान लो उसका सैलरी एग्जांपल दे रहे हैं हर साल का था 1,75,000, तो उस साल जो नॉर्मली हम उसको 50,000 देता, पर ये स्पेशल ऑफर आ गया तो उसको हम 50 की जगह 175 दे रहा है। यानी पता है स्पेशल ऑफर को, और उसके बाद से वापस से 50-50 करके मिलेगा। यानी अब तक बुद्धि लगाकर सोचो, जो स्पेशल ऑफर आया उस स्पेशल ऑफर के आने की वजह से फ्यूचर में खर्चा लगा, हां लगा, कितना रुपया चेंज हुआ, 175 नहीं, 175 माइनस 50 कितना आएगा, 125। तो कभी भी कोई एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला था उसके रिटायरमेंट को अगर हम डेफर कर दे तो जितना मेरा एडिशनल कॉस्ट लग रहा है ना उस साल, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेलेवेंट। वेरी लॉजिकल। फ्यूचर में लग रहा है चेंज हो रहा है। तो लेबर के अंदर में मैंने क्या कहा, एक बार हम वापस से दोहरा देता है, दो तरह के वर्कर हैं, एक रहेगा परमानेंट, एक रहेगा टेम्पररी या कैजुअल। परमानेंट वाला अगर आइडल बैठा हुआ है तो रेलेवेंट कॉस्ट 0, बिजी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बाई चांस इसका अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो जितना मेरा एक्चुअल वेजेस दिया वो सारा रेलेवेंट है, और मान लो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो जितना एक्चुअल कॉस्ट था वो तो था, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैंग्वेज ढंग से देखना ये क्या है। अगला, और बाई चांस हम लोग डेफर कर रहे हैं तो जितना चेंज इन सैलरी दे रहे हैं वो मिले रहेगा रेलेवेंट कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेबर। अब मेरा अगला बारी आता है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। यकीन मानो दिस इज वेरी इजी। अब ओवरहेड रहेगा दो तरीका का। पहला बात, ओवरहेड होता क्या है, सारा इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी इधर आ गया भाई, मेरा डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी इधर आ गया भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस रहा तो सीधा सीधा लेंगे, उसमें ज्यादा झमेला होता नहीं है। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो रहता है ओवरहेड। अब ओवरहेड रहेगा दो तरीका का, एक रहेगा वेरिएबल ओवरहेड, एक रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड। जो मेरा वेरिएबल ओवरहेड नाम खुद बता रहा है, नाम है वेरिएबल, फ्यूचर में लगेगा, यूनिट ज्यादा बनाएंगे ज्यादा लगेगा तो चेंज हो रहा है, ये क्या रहेगा, हमेशा रेलेवेंट। अब जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है वो डिपेंड करता है किस तरह का है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट। और बाई चांस एग्जाम में वर्ड यूज कर दे अनअवॉइडेबल, चाह की भी नहीं बचा सकता। कमिटेड, मैंने वादा कर दिया है मैं रुपया दूंगा, भले फ्यूचर में दे, पर वादा पहले हुआ है, एग्रीमेंट पहले साइन हुआ हुआ है, तो ये तो इररेलेवेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर एग्जाम में अगर वर्ड यूज करे अवॉइडेबल, इंक्रीमेंटल, एडिशनल, डिस्क्रिशनरी या एक्स्ट्रा, इनमें कोई भी वर्ड यूज हुआ फ्यूचर में लगेगा और चेंज होगा। अवॉइडेबल चाहे तो बचा सकते हैं चाहे तो लगा सकते हैं, चेंज हो रहा है। डिस्क्रिशनरी मेरी इच्छा पे हम लगाएगा तो लगेगा, चेंज हो रहा है। एडिशनल नाम खुद ही बता रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल नाम खुद बढ़ा रहा है बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा नाम खुद बता रहा है बढ़ रहा है, तो ये सारा क्या रहेगा, रेलेवेंट। परफेक्ट है। अब अगर बाई चांस एग्जाम में खाली वर्ड यूज कर दे फिक्स्ड कॉस्ट, खाली बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, हम लोग हमेशा मानेंगे वो अनअवॉइडेबल नेचर का क्या रहेगा, इररेलेवेंट। खाली वर्ड यूज कर दे वेरिएबल कॉस्ट तो एनीवेज हमेशा इररेलेवेंट था। अब एग्जाम में ना कभी कभी वर्ड यूज करेगा ओवरहेड को रिकवर करना है या एब्जॉर्ब करना है या अप्लाई करना है या चार्ज करना है, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, रिकवर्ड, एब्जॉर्ब, अप्लाई या चार्ज, ये हमेशा अनअवॉइडेबल रहता है। अनअवॉइडेबल मतलब ये इररेलेवेंट है। वैसे सबका मतलब क्या होता है, पेपर रेट कॉस्ट अकाउंटिंग को याद करना, वहां पे एक चीज निकालते थे ओआरआर, और ओआरआर कैसे मिलता था, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। मान लो एग्जांपल दे रहे लेबर आर, मान लो शुरू में सोचा गया 10 लाख रुपया लगेगा, शुरू में सोचे 1 लाख घंटा लेबर काम करेगा, यानी हर घंटे में कितना रिकवर करेगा, 10 करके। अब 10 पर आवर करके रिकवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा या अप्लाई करेगा या चार्ज करेगा कस्टमर से, पर खर्चा तो टोटल 10 लाख ही लगेगा। तुमको जितना रिकवर करना है पर खर्चा तो 10 लाख ही लगेगा, तो जो 10 लाख ही लगेगा वो तो फिक्स हो गया ना अवॉइडेबल,
क्या रहेगा? इररिलेवेंट। एक जो अच्छा चीज है, कभी कभी एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट बोलेगा एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, ठीक है। तब इस केस में जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, हमेशा एक्चुअल वेजेस पे निकालेंगे इंस्टेड ऑफ रेलेवेंट वेजेस। ये गलती होने का भरपूर चांस रहता है। तुम बोलेगे इसका मतलब नहीं समझ में, आप क्या बोले? मान लो एक पर्टिकुलर स्पेशल ऑफर आया जिसके लिए लगेगा वर्कर, और वर्कर दो तरीका का है, एक है परमानेंट, एक है टेम्पररी। परमानेंट वाले आइडल बैठे हुए थे, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 0। मान लो इन लोगों को देते हैं नॉर्मली 10,000 पर मंथ, पर वो तो एनीवेज देना था, काम करे ना करे वो तो एनीवेज देना था। तो एक्चुअल कॉस्ट, और मान लो ये ऑफर एक महीने का था, तो एक महीने में असली में दिए 10,000, पर रेलेवेंट कॉस्ट तो 0 है। अब मान लो मेरा वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में बोलता है 50% ऑफ वेजेस। अब वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल क्या? मान लो मशीन चलाए, तो मशीन का खर्चा, जो पावर का खर्चा लगा वो वेरिएबल ओवरहेड है, पावर का खर्चा वेरिएबल ओवरहेड है। अब जब असली में मशीन चल रहा है तो खर्चा तो लग ही रहा है पावर का, पर अगर तुम लोग वेजेस के रेलेवेंट कॉस्ट पे 0 का 50% निकालेगा, वो तो 0 आ जाएगा। यानी उसके हिसाब से तो पावर का खर्चा ही नहीं लगा। भाई खर्चा तो लगा ही है, किस पे लग रहा है? जितना मेरा एक्चुअल वेजेस है उस पे लग रहा है। तो जब भी कभी वेरिएबल ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस दिया रहेगा, तो कभी भी रेलेवेंट वेजेस मत ले लेना। रेलेवेंट तो ये हुआ जो खाली इसके लिए लगा, नहीं तो नहीं लगता। पर असली में तो कुछ ना कुछ वेजेस दिया गया जिसके बेसिस पे ओवरहेड लग रहा है, तो हम लोग हमेशा लेंगे एक्चुअल वेजेस। ठीक, पक्का माइंड में याद करना, जब भी कभी वेरिएबल ओवरहेड आ जाए एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, हमेशा एक्चुअल वेजेस, हमेशा। चलो डन। चलो ये वाला काम मैंने कर दिया। अब आई थिंक हमारा ओवरहेड भी खत्म। बस एक आखिरी छोटा सा कंसेप्ट जो मुझे समझाना है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूसेज ऑफ मशीन। अब काफी बार एक स्पेशल ऑफर को करने के लिए मेरे को मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अब मेरा जो मशीन रहता है वो आइदर मेरे रेगुलरली यूज होता है या रेगुलरली यूज नहीं होता। मान लो मेरे पास पहले से एक मशीन पड़ा हुआ है, एक मशीन पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है, तो जो चीज काम का नहीं हो तो उसको मेरे को क्या करना चाहिए? बाजार में बेच देना चाहिए स्क्रैप के रेट में, जिसे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो आज के दिन बाजार में बेचते मुझे मिलता 50,000। जस्ट बेचने के लिए आगे कदम बढ़ाया था, इसी बीच में एक स्पेशल ऑफर आ गया, और स्पेशल ऑफर में यही मशीन यूज होने वाला है। और यही अगर मशीन यूज होने वाला है तो भैया हम अभी नहीं बेचेगा, यूज करने के बाद बेचेगा। मालूम क्या किया? इसको 3 महीना यूज किया जब तक स्पेशल ऑफर है। अब 3 महीना यूज कर दिया, उसके बाद हम इसको बाजार में बेचेगा, तो क्या लगता है ये रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो कम होकर कितना हो जाएगा? 40,000। यानी अभी बेचते 50,000 में मिल जाता, पर 1 साल 3 महीना बाद बेचे 40 मिलेगा। यानी स्पेशल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मेरा कितने रुपए का नुकसान हो गया? 10,000। तो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? चेंज इन रियलाइजेबल वैल्यू या चेंज इन स्क्रैप। एकदम लॉजिकल बात। पर वही अगर मान लो मेरे लिए रेगुलरली यूज का था, रेगुलरली इस टाइप का मशीन काम आता है, तो जब रेगुलरली काम आता है तो हम जाके बाजार से खरीदे हैं। मान लो मेरे पास था नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि रेगुलरली यूज हो रहा है, तो मेरे को क्यों देगा अपना? हम बोले भाई देना देना, बोले मेरे लिए रेगुलरली काम का स्पेशल ऑफर, तुम जाके बाजार से खरीद। तो हम जाएंगे और बाजार से खरीदेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मान लो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज के दिन 150 लग गया। अब 150 लग गया, हम इसको यूज किए जा रहे हैं। मान लो 6 महीना यूज किए, अब 6 महीना बाद मेरा स्पेशल ऑफर होता है खत्म। अब अगर ये रेगुलरली काम करे तो उसको बेचेगा क्यों? हम किसी अपने भाई से पूछ लेंगे, भाई मेरे पास मशीन पड़ा है, तेरे को लगेगा? बोला हाँ लगेगा, तो ले ले ये मशीन, क्यों रेगुलरली यूज होगा, हम क्यों बाजार में बेचेगा? अब वो अगर 6 महीना बाद डायरेक्टली मार्केट से परचेज करता, मान लो नया टेक्नोलॉजी आया, तो पुराने वाले का वैल्यू मान लो कम होकर 140 हो जाता। अब स्पेशल, यानी नॉर्मली हम 6 महीना बाद ही खरीदता उस मशीन को, फिर जो स्पेशल ऑफर आ गया जो हम 6 महीना पहले ही खरीद लिया 150 में, तो स्पेशल ऑफर की वजह से मेरे को ज्यादा रुपया देना पड़ा ना। कितना देना पड़ा? 10,000। तो अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? चेंज इन रिप्लेसमेंट या मार्केट प्राइस। लॉजिकल बात। काम का नहीं है तो बाजार में बेचते हैं, चेंज इन स्क्रैप। काम का है तो चेंज इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो डन। अब मेरा एक बात, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन एग्जाम में दिया रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट, एक समय में एक मशीन हम एक जमाने में खरीदे थे इतने रुपए में,
खरीदे थे, पैसा लग गया, आज के दिन रेलेवेंट सम कॉस्ट। अब एग्जाम में करके बोलेगा जो मशीन आएगा ना उस पर डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कोई फ्यूचर का खर्चा थोड़ी ना है, वो तो नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम तो वैसे ही इररिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट। और बुक वैल्यू क्या, मैंने खरीदा था 1 लाख में, डेप्रिशिएट करते करते आज की बुक वैल्यू 80,000 है, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। पूरा डन, पूरा क्लियर, परफेक्ट। अब एक काम करें हम लोग, फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार पूरे चैप्टर को बस 2 मिनट में दोहरा देता है। पूरा चैप्टर को 2 मिनट में मैं दोहराऊं? यस यस, दोहराओ, आप दोहराओ। पहला बात, मेरा रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर में क्या आता है? अच्छा, लिखते हुए चलते, ठीक है। मेरा रेलेवेंट कॉस्ट में क्या आता है? मेरा पहला वेरिएबल कॉस्ट, मेरा अगला अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा इररिलेवेंट के अंदर में क्या आता है? अनअवॉइडेबल, अच्छा ठीक है, सम कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, अगला अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। स्पेशल ऑफर निकालेंगे, उसमें 4 खर्चा आएगा, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, मशीन का। एंड अगला कोई बेनिफिट लूज किया यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई बेनिफिट मिला अपॉर्चुनिटी गेन माइनस करके मिलेगा कितना, मिनिमम प्राइस चार्ज करना है। अब मेरा मटेरियल के अंदर में 2 सिनेरियो बना था, वो 2 सिनेरियो क्या था? आइदर मेरे पास मटेरियल स्टॉक में नहीं है या फिर है। नहीं है तो बाजार से लो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर है तो देखो रेगुलरली यूज होता है या नहीं, और रेगुलरली यूज होता है तो हम तुमको नहीं देंगे, बाजार से लो, रेलेवेंट। रेगुलरली यूज नहीं होता है तो 3 सिनेरियो, और ये ऑब्सोल्यूट है तो बाजार में बेचते, बेच के जो मिलता है खो दिया, स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू। टॉक्सिक नेचर का है, सेविंग्स हो जाएगा, डिस्पोजल कॉस्ट, या फिर एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट का जो रुपया लगता है वो मेरा बच जाता है लगाने पे, पर अब मेरा लग गया। मेरा अगला लेबर, अब मेरा लेबर के अंदर में 2 तरह का लेबर है, एक आने वाला है कैजुअल या टेम्पररी, एक आएगा परमानेंट। अब सीधा सीधा देखो, ये आइडल बैठा हुआ है तो खर्चा ही नहीं लगता, रेलेवेंट कॉस्ट 0। अगर बाई चांस रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका जितना मेरा एक्चुअल वेजेस लगा वो लगेगा, पर अगर ये नॉन अवेलेबिलिटी शॉर्टेज है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ देंगे। डिफर करवा रहे तो चेंज इन सैलरी जितना एक्स्ट्रा दिए। अब मेरा ओवरहेड रहेगा 2 तरीका का, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, हमेशा रेलेवेंट। फिक्स्ड में जो कमिटेड है या अनअवॉइडेबल, इररिलेवेंट। अगला अवॉइडेबल, इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा, एडिशनल, डिस्क्रिशनरी, ये सब क्या रहेगा? रेलेवेंट। अगला बात, और बाई चांस क्वेश्चन में खाली फिक्स्ड कॉस्ट बोले, इररिलेवेंट रहेगा। मेरा अगला बात, अगर वेरिएबल कॉस्ट बोले एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, हमेशा एक्चुअल वेजेस लिए। मेरा अगला मशीन के अंदर में वो रेगुलरली यूज करते हैं या नहीं, और रेगुलरली यूज नहीं होता तब इस केस में एनीवेज बेचने वाले थे, पर कुछ दिन बाद बेचे तो चेंजेस रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप। और रेगुलरली यूज होता है तो बाद में खरीदते, पहले खरीद लिया, चेंज इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पीडीएफ के अंदर में इंक्लूडेड है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब जितने अच्छे क्वेश्चन है हम लोग वो सारा कवर करेंगे, मतलब इजी कुछ नहीं रहेगा, सब ढंग का क्वेश्चन रहेगा। इतना कर लिया तो आई थिंक पूरा सफिशिएंट। देखो, अब मेरा पहला क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओनली रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसमें एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पे 5850 है, हम अपने पीडीएफ में कर देगा, ठीक है। चलो अब देख, मेरा पहला बात, कुल मिला के 6 तरह का मटेरियल है। अब एक स्पेशल ऑफर आया, मेरे को निकालना है रेलेवेंट कॉस्ट। यूनिट रिक्वायर्ड दिया हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक में कितना पड़ा है दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है। बुक वैल्यू मैंने जो खरीदा था उस रेट पे, जो खरीदा था वो तो एनीवेज लग चुका है, तो मेरा बुक वैल्यू का कोई भी कॉलम हमेशा इररिलेवेंट होता है, काम का नहीं। रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल का मतलब क्या, बेच के क्या मिला, तो ये एक तरह का स्क्रैप का रेट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, खरीद के क्या मिला, मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल, हर एक का नेचर क्या है। 5 सिनेरियो बनता है। पहला बोलता है मटेरियल ए एंड बी इज यूज्ड रेगुलरली। रेगुलरली यूज करते हैं भाई, याद करना, रेगुलरली यूज करते हैं, याद करना, रेगुलरली यूज करते हैं, याद करना। रेगुलरली यूज कहां गया, ये रहा, रेगुलरली यूज करते हैं। और अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो अगर मुझसे स्पेशल ऑफर के लिए जाएगा, मेरे को क्यों देगा, बोले जा बाजार से खरीद। तो क्या बोलता है, रेगुलरली यूज करते हैं, इफ स्टॉक आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू मीट अदर प्रोडक्शन। तो जब रेगुलरली यूज करते हैं तो उसके पास जाएगा, मेरे को थप्पड़ मारेगा, तेरा स्पेशल ऑफर तुम जाके बाजार से खरीद। यानी ऑब्वियस सा बात है, इसको मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा। खरीदना कितना पड़ेगा, 3000 और 4350।
भले ही मेरे पास स्टॉक में पड़ा पर मेरे को देगा ही नहीं, तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगा? 3065 का रेट, 435049 का रेट। हम एक काम करें क्या, हम बाजू में मल्टीप्लाई करके लिखते थे, फॉर्मेट बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करें? कंसेप्ट समझ रहे हैं? फॉर्मेट तो ऐसे बहुत सुंदर सा बनाए क्लास में। तो पहले वाले में सिंस ये रेगुलर यूज का है तो 3000 यूनिट मार्केट से खरीदेंगे, 3000 इंटू 65 195। अगला 4350 बाजार से खरीदेंगे, 49 का रेट, 2 13 125, सॉरी 150। चलो ये और भी डन। अब आगे बोलते हैं मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक, ये दोनों ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो तो नजर में आ ही रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर परचेज, जरूरत से ज्यादा खरीद लिए थे, काम करनी था पर परचेज करके बैठे हुए हैं। सी हैज नो अदर यूज बट डी कुड बी यूज इन अनदर जॉब एज अ सब्सटीट्यूट। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलता है सी का और कोई काम नहीं है यानी ऑब्सोल्यूट है, पर डी एज अ सब्सटीट्यूट है। याद करना, अगर मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है तो 3 सिनेरियो बनता है, एक ऑब्सोल्यूट है, एक टॉक्सिक है, एक एज अ सब्सटीट्यूट। अब सी का कोई काम नहीं है मतलब ये ऑब्सोल्यूट है, डी एज अ सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं, और अगला ई और एफ में बोल दिया टॉक्सिक। तो मेरे को लगता है चारों के अंदर में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑब्सोल्यूट है, अगर ये ऑब्सोल्यूट है तो भैया कचरे की तरह बाजार में बेचते, और कचरे की तरह बाजार में बेचते अगर हम यहां यूज किया तो खो दिया। तो पहले देखो एक छोटा सा बात बड़ा ध्यान से देखना, स्टॉक था कितना 7000, पर मुझे चाहिए 8000, तो 7000 तो खोपचे वाला हम ले लेगा और 1000 बाजार से लेना पड़ेगा। तो यहां पे सिंपल सा बात देखे, कहां लिखे, थोड़ा नीचे लिखता है, देखो ये ए और बी का, ये हम लिखता है जो स्टॉक में अवेलेबल था, समझाने के लिए उसका क्या करना है, जो नॉट इन स्टॉक था उसका क्या करना है। यहां पे स्टॉक तो था पर बोला तुम जाके बाजार से ले, तो बाजार से लेना पड़ा। अगला सी के अंदर में देख 7000 ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है पर कोई काम का नहीं है, तो कोई काम का नहीं तो बाजार में बेचते, कौन से रेट में बेचते, 125, जो हम यहां यूज कर लिया। तो यानी जो स्टॉक में पड़ा हुआ था 7000 इंटू 125, 875 पक्का। चलो ठीक है, ठीक है। अब अगला 1000 यूनिट तो और ज्यादा चाहिए, और जो ज्यादा चाहिए मेरे को बाजार से लाना पड़ेगा, और जब बाजार से लाएंगे कौन से रेट में लाएंगे, रिप्लेसमेंट के रेट में। तो जो मेरे पास स्टॉक में नहीं हो बाजार से लेकर आओ, कितना में लेकर आओ, 1000 इंटू 140, कितना आएगा, 1,40,000। सीधा बात है, जो स्टॉक में नहीं है वो हमेशा रिप्लेसमेंट प्राइस, जो स्टॉक में है उसके बारे में सोचो, क्या वो स्क्रैप का रेट होगा या सेविंग्स होगा या एज अ सब्स्टिट्यूट होगा। लॉजिकल बात। अब डी के बारे में 50 to 100 चाहिए, 5160 मेरे पास है, तो जो 5160 मेरे पास पड़ा हुआ है डी का, उसका क्या हुआ, डी कुड बी यूज्ड इन अनदर जॉब एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 5850 ऑफ पी। यानी एक दूसरा जॉब आया हुआ है, उसमें आइदर तुम 5850 पी जो लगता, 5850 पी जो लगता, इधर तुम वो यूज कर, या फिर जो डी स्टॉक में पड़ा है ना 5160, तुम उसको यूज कर लो। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी तो अलग है, हो सकता है अलग, माइट भी हो सकता है डी का क्वालिटी बड़ा अच्छा रहे, वो कम यूनिट से मेरा काम बन जाए। तो ये मत सोचना अगर ये 5850 है तो तुमको डी भी 5850 चाहिए, या ये 5160 तो ये 5160 होगा, नहीं, डी 5160 मेरे पास है। क्वेश्चन में बोला डी को पूरा यूज कर सकते हैं, किसकी जगह, 5850 ऑफ पी की जगह। तो एक ऑप्शन है 5850 ऑफ पी को हम खरीदे बाजार से, या अगला ऑप्शन हम इसी को यूज कर ले। अब ये मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है और काम का नहीं था, तो इसी को यूज करना चाहेगा ना, पर वही अगर हम बाई चांस उस नए ऑफर में यूज कर लिया तो भैया ये तो मेरे हाथ से निकल गया, तो मुझे खरीदना पड़ जाएगा 5850 पी, और 5850 पी जब लेंगे तो बाजार से कौन से रेट में लेंगे, 14.5। तो 5850 इंटू 14.5 कितना आएगा, ये 84825 आया डी के लिए। अब तुम बोलेगा 5160 तो चलो यहां पर यूज कर लिए, पर बाकी 40 भी तो लगेगा, तो जो बाकी 40 लगने वाला है वो कहां से लेंगे, मार्केट से, इसका रेट क्या दिया हुआ है 27, तो क्या आएगा 40 इंटू 27 कितना आने वाला है, 1080। हो गया डी का बात। अब मेरा अगला बारी आता है ई और एफ का। बोलते हैं ई और एफ दोनों टॉक्सिक मटेरियल है। अब देखो जैसे ही शब्द टॉक्सिक आया तो भैया टॉक्सिक वाला अगर कहीं यूज हो जा रहा है बहुत खुशी का बात है, मेरा डिस्पोज करने के लिए जो खर्चा लगता था बच जाएगा, तो सेविंग्स इन कॉस्ट होगा।
एंड वॉज परचेज फॉर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जो अब आज के दिन काम का नहीं है. इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, इसको डिस्पोज करेंगे यानी बेचेंगे. एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड. केबल चेंज करने से तक पूरा झगड़ा है. चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है. इट शुड बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 5030 एंड 7000, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं करते. यानी डिस्पोज करने के लिए खर्चा लगता है 5030 और 7000 खर्चा लगता, पर अगर हम यहां यूज कर लिए तो खर्चा बच जाएगा. तो अगर खर्चा बच जाएगा तो जो स्टॉक में अवेलेबल है उसकी वजह से खर्चा कितना बचा, जरा देखे. देख 5400 था, यहां लगेगा 4400, तो 5400 था, 4400 लगेगा, तो पूरा 4400 यहां पर दे देगा. तो जो मेरा 5030 रुपया था लगता वो बचेगा, पर ध्यान देना ये 5400 यूनिट के लिए था, पर हम यूज तो खाली 4400 यूनिट ही किया, तो मेरा पूरा बचाव थोड़ी हो जाएगा, खाली उस प्रपोर्शन होगा. तो जो बचेगा उसमें माइनस करेंगे कितना, 5030 डिवाइडेड बाय 5400 इंटू 4400. कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा ये, -4099. मेरा आखिरी आने वाला है एफ का. अब एफ के अंदर में देख 800 मेरे पास है, चाहिए 860. अच्छा, तो 800 तो ये यूज कर ही लेंगे, तो मेरा पूरा डिस्पोजल कॉस्ट बच जाएगा 7000. 800 तो पूरा यूज कर लेंगे, पूरा 7000 बच जाएगा, पर 60 यूनिट और लगेगा ना, और जो लगेगा बाजार से लाएंगे कौन से रेट में, 142. तो 60 इंटू 142 कितना आ जाएगा ये, 8520. यानी जैसे सबको जोड़ देंगे मेरे को मिलाकर आ जाएगा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मेरे हिसाब से आने वाला है 718976 कि मेरा कैलकुलेशन में नीचा हो गया. एक बार फटाफट कैलकुलेट करना. वन 150, ये मैंने वैल्यू सारा सही लिखा है. 195, 213150, 1,40,000 प्लस 87,500. ये तुम गलत लिखे है ना, ये 7000 इंटू 140 था ना, नहीं सॉरी, 7000 इंटू 125. ओके मैं समझ गया, मैंने यहां पर 87,500 लिया. चलो सॉरी, तो ये वैल्यू कितना आया, इतना ही आया. चलो डन. ये था हमारा पहला क्वेश्चन. तो इससे हम लोग ने मटेरियल पूरा कवर कर लिया, हर वैरायटी, सारा सिनेरियो डन. अब अगला एक बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है जो करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बट चलो ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है तो कर लेते हैं. देखो मेरा XYZ Limited is engaged in manufacturing activity. It has received a request from one of its important customer to supply a product which will require conversion of material M, which is a non-moving item. Non-moving यानी स्टॉक में है पर यूज नहीं होता. याद करना, स्टॉक में पर रेगुलरली यूज नहीं करता, नॉन मूविंग है, ऑब्सोल्यूट है, स्लो मूविंग, यानी वैसे भी कचरे को बेचते हैं कचरे के रेट में. अब इसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, कोई काम का नहीं, कितना में खरीदा. रियलाइजेबल वैल्यू काम का है, कारण क्या, ये नॉन मूविंग है, ऑब्सोल्यूट है, वैसे ही बाजार में बेच के पैसा मिलता, जो हम यहां पे यूज करके खो दिया, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा, 80. रिप्लेसमेंट कॉस्ट काम का नहीं होता, वो कब काम का होता है, जब मुझे नया खरीदना है या रेगुलरली यूज का है. अब आगे हम लोग एस्टिमेट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एम इंटू 1 यूनिट ऑफ एफजी विल रिक्वायर 1 लेबर आवर. 1 घंटा लगेगा इस काम करने में, और लेबर को देते हैं 20 रुपया पर आवर.
1 घंटा लगेगा, हर घंटे का देते हैं 20, यानी कुल मिलाकर 20 रुपया देंगे। वो तब आएगा अगर ये कैजुअल वर्कर है, और अगर परमानेंट है तो इररिलेवेंट हो जाएगा। कुछ ना बोले, कैजुअल मानते हैं, पर जरा देखे कुछ बोला है क्या, कहीं बोला है क्या? एकदम बोला है, लास्ट पैरा में एकदम बोला है। लेबर को मेरे को किसी और एक्टिविटी से लाना पड़ेगा। हिंट दे दिया कि मेरे पास इधर से उधर रिलोकेट करा रहे हैं, मतलब ये परमानेंट। हम लोग एस्टिमेट करते हैं टेम्पररी रीडिप्लॉयमेंट विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं। तब भी हिंट समझ में नहीं, अगला लाइन, द एम्प्लॉय टू बी रीडिप्लॉयड आर परमानेंट एम्प्लॉय। तो अगर परमानेंट है तो भाई हम यहां पे काम करते या ना करते, इसको एनीवेज रुपया देना पड़ता था, तो उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0। अब आगे बोलता है अदर कॉस्ट आर एज बिलो आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट मतलब क्या होता है? पॉकेट से रुपया निकलने वाला है। तो जो पॉकेट से रुपया निकलने वाला है, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए लगेगा, तो ये मेरे लिए हमेशा रेलेवेंट रहता है। कितना आ जाएगा? 30। एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेटेड याद करना वर्ड आ जाए अगर, वो एब्जॉर्ब, रिकवर, चार्ज, अप्लाई, एलोकेटेड, यानी ये सारा का सारा अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, तो इसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? 0। यानी कुल मिला के मिनिमम प्राइस कितना चार्ज करेंगे? 110। तो जब भी वर्ड यूज करें ना कि मिनिमम प्राइस निकालो, या वर्ड यूज करें बताओ स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, तो हम लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाते हैं। डन। चलो अब हम लोग करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन, विच इज अ नाइस क्वेश्चन। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। The accountant of XYZ Limited has prepared the following estimate on the basis of which he has advised that a contract should not be accepted at the price offered. The estimate was as under. एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, वो तो एक्सेप्ट मत करो। देखिए पहला बोलता है मटेरियल एक्स इन स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है एट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल मतलब जिस रेट में खरीदे थे, तो जिस रेट में खरीदे वो तो खरीद लिया ना, इररिलेवेंट। तो ये वाला वैल्यू तो इररिलेवेंट है। अब एक्स स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक्स स्टॉक में पड़ा हुआ है, पर इसके संग क्या है, एक्स के बारे में पढ़े। मटेरियल एक्स एक ऑब्सोलीट मटेरियल है। ऑब्सोलीट होता है तो बाजार में बेच के जो पैसा मिला वो आना चाहिए, पर यहां पे कुछ और बात बोला। इट कैन बी यूज्ड ऑन अनदर प्रोडक्ट डब्ल्यू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट। द मटेरियल फॉर विच इज अवेलेबल एट 1,35,000, यानी एक ऑब्सोलीट मटेरियल है, तो इसको हम डब्ल्यू की जगह यूज कर सकते हैं। तो मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम डब्ल्यू की जगह ही यूज करता। और मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं इसको डब्ल्यू की जगह ही यूज करता, और डब्ल्यू की जगह यूज करता तो मेरा 1,35,000 जो लगता है वो बच जाएगा। ठीक, एक और का मान के चलते, मान लो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर रहा है, तो मेरा क्या क्या फायदा, डब्ल्यू का जो 135 लगता है वो बच जाता। मटेरियल एक्स को हालांकि डब्ल्यू की जगह यूज करने में कुछ एडेप्टेशन करना पड़ता, चेंजेस करना पड़ता, जिसमें 15,000 लगता, तो 135 बचता पर 15,000 लग जाता, तो मेरा नेट में फायदा तो 135 माइनस 15 होता। और इट मे टेक सम टाइम बिफोर डब्ल्यू का ऑर्डर इज कंफर्म्ड, तब तक इसको स्टोर करने के लिए भी 12,000 लगता, तो 135 का फायदा होता। सोचो अगर हम इसको डब्ल्यू की जगह यूज करते तो 135 जो डब्ल्यू का लगता बचा, पर एक्स को चेंज करने के लिए 12,000 लगता, स्टोर का 15,000 लगता, स्टोर करने के लिए 12,000 लगता। यानी अगर हम इसको यहां ना यूज करके डब्ल्यू की जगह यूज करता तो 135 का बचत होता, पर एक्स्ट्रा खर्चा 15-12 लगता। तो पता है मेरा नेट में बचत कितने रुपए का होता? 1,08,000। पर अगर हम बाई चांस इसको डब्ल्यू की जगह इधर यूज करके खुद स्पेशल ऑफर में ले आया, तो जो मेरा बचत 1,08,000 होता वो नहीं होगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट भी क्या रहेगा? 1,08,000। नाइस। तो मेरा मटेरियल एक्स के अंदर में आने वाला है 1,08,000। कभी भी इस टाइप का लाइन आए ना, तुरंत सोचना ऑफर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या होता, सिंस ऑफर हो गया तो ये हम खो दिया, एकदम सिंपल हो जाएगा जीवन। अगला मटेरियल वाई ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर, ऑर्डर दिया हुआ है, कमिटमेंट दे दिए, वादा कर दिए, नॉट रेलेवेंट, यानी ये वैल्यू नॉट रेलेवेंट। अब वाई के बारे में क्या बोला है? मटेरियल वाई इज ऑर्डर्ड फॉर सम अदर प्रोडक्ट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जाते रही वाई किसी के लिए ऑर्डर तो दे दिए,
पर वो बोलते काम का नहीं है, तो काम का नहीं है मतलब नॉट रेगुलरली यूज हो गया। इट नाउ हैज अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1.55, कोई काम का नहीं और आगे कुछ ना बोले मतलब ये ऑब्सोल्यूट हो गया। ऑब्सोल्यूट हो गया, बाजार में बेचता है, बाजार में बेच के 155 मिलता, पर हम ऑफर में यूज कर 155 खोया ना, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा 155। अब आगे बोलते हैं मटेरियल Z टू बी ऑर्डर्ड, इसको ऑर्डर देना पड़ेगा स्पेशल ऑफर के लिए एट करेंट प्राइस, ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी मेरे पास स्टॉक में नहीं है, मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, बाजार से लेंगे, बाजार से कौन से प्राइस में लेंगे, जो आज के बाजार का प्राइस चल रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है 3 लाख, तो इसका रेलेवेंट कॉस्ट 3 लाख। ठीक, यानी जो ऑलरेडी स्टॉक में रहता है उसके लिए इधर सिनेरियो, जो बाजार से लेना है उसको तो एनीवेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लेना है। डन। अब अगला बारी आता है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और सुपरवाइजर, 3 तरह के लेबर आ गए। स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, स्किल्ड लेबर को हम आराम से इधर की जगह उधर, उधर की जगह इधर में भी यूज कर सकता है, यानी कौन सा हो गया परमानेंट, परमानेंट वाले का वैसे भी रेलेवेंट होता है कॉस्ट 0, विच आर प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाय सेमी स्किल्ड लेबर। अच्छा, यानी जो मेरा स्किल्ड वाला है ना, हम कहीं और भी यूज कर सकता था, मान लो हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तुम कहीं पे और उसको यूज कर लेता, और अगर यूज कर लेता तो मेरे को सेमी स्किल्ड वाले को हायर नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, स्किल्ड वर्कर किसी और काम में कर सकते थे, जो अभी आज के दिन सेमी स्किल्ड से कराना पड़ रहा है। यानी स्किल्ड वाला अगर यहां रहता ना, तो मेरा ये 4 लाख रुपए का अनस्किल्ड का जरूरत ही नहीं था, पर जैसे मैंने उसको यहां से यहां लेकर आया, मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा लगना स्टार्ट हो गया। तो जो 4 लाख रुपए का खर्चा लगना स्टार्ट हो गया, तो ये इसकी वजह से तो मेरा लगना स्टार्ट हो गया, तो मेरे लिए क्या एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्किल्ड वाले का तो वेजेस कुछ नहीं आएगा, कारण क्या, हम इधर से उधर, उधर से इधर शिफ्ट करें, मतलब परमानेंट था, तो रेलेवेंट कॉस्ट 0। पर जैसे इसको यहां पे शिफ्ट किया, मेरे को इधर में एक्स्ट्रा खर्चा लग गया 4 लाख, जो इस ऑफर की वजह से लगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगा 4 लाख। मानते हो? अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर आर स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस तरह का लेबर हो गया, क्या बात, परमानेंट नहीं, क्या नाम उसका, कैजुअल या टेम्पररी हो गया, इसी के लिए लाया गया है, इसी के लिए खर्चा लगा है, तो पूरा कॉस्ट रेलेवेंट रहेगा। अनस्किल्ड वाले का कॉस्ट कितना लग रहा था 3 लाख। सुपरवाइजर का कॉस्ट है 1 लाख। सुपरवाइजरी स्टाफ विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, ये तो भैया रहेगा ही रहेगा, भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट करें ना करें, मतलब परमानेंट है, इररिलेवेंट। पर रुको, ओनली 2 ऑफ देम कैन रिप्लेस अदर पोजीशन वेयर द सैलरी 50,000, यानी कुल मिला के सुपरवाइजर लोग का 1 लाख है, इसमें 2 ऐसे आदमी जिनका सैलरी 50,000 है, जिनको रिप्लेस कर सकते थे, यानी काम नहीं करते, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इसको रिप्लेस कर सकते थे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खाली 2 लोग रेलेवेंट थे, जिनका सैलरी कितना था 50, तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा 50,000। ठीक है। जनरल ओवरहेड 1,80,000, जनरल ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ है, बोलता है ओवरहेड आर चार्ज एट 33 1/3% ऑफ लेबर। 33 1/3% मतलब होता है 1/3 ऑफ लेबर, 1/3 ऑफ स्किल्ड लेबर, 1/3 ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का एक्चुअल कॉस्ट कितना था देख तो 5,40,000, इसका 1/3 देखो तो 1,80,000 आता है क्या, आता है, चलो ठीक है। पर बोलता है 1,80,000 में से 125 वुड बी अवॉइडेबल, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट खाली 125 है, तो बाकी अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल तो ऐसे भी लगता है रेलेवेंट, रेलेवेंट क्या है खाली अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, कितना आएगा 125। और कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन खत्म। जैसे ही जोड़ देंगे मुझे क्या मिलेगा, मेरा रेलेवेंट कॉस्ट जाएगा 14,38,000। प्राइस के ऑफर दिया है उस कस्टमर ने 14 लाख, अभी भी मेरा लॉस हो जाएगा 38,000 का, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एकदम परफेक्ट है। तो कभी भी इस टाइप का बात है ना, एज अ सब्स्टिट्यूट यहां नहीं वहां यूज करते, माइंड में सोच लो, यहां पे हम कोई काम ही नहीं करना, स्पेशल ऑफर कर ही नहीं रहे, तो उधर में क्या होता, ये ऑफर दिया तो क्या होता, जितना भी नेट में फायदा है गिनो उतना खो दिया, फिर सीधा जोड़ो। चलो मेरा अगला आता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ वेरी नाइस क्वेश्चन, लंबा चौड़ा है, इजी है, देखते हैं। बाप रे बाप, चले ही जा रहे, वाह वाह वाह। ज्यादा नहीं, मात्र हम लोग 8 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 3 ऑलरेडी हो गया है। अब अगला लिखा हुआ है टिपटॉप टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर, ओह एक सेकेंड, आज थोड़ा स्विच इन स्विच ऑफ मूड है कि आईपैड और माइक दोनों का बैटरी लो है। टिपटॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अ वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक, जो भी करे। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू एड अ फर्दर प्रोडक्ट सुपर्ब टू द रेंज। अ मार्केट रिसर्च सर्वे रिसेंटली अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। अंडरटेकन पास्ट टेंस है, ऑलरेडी हो गया, 50,000 लग गया। जो 50,000 ऑलरेडी लग गया वो मेरे लिए एक तरह का संघ क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्या रेलेवेंट है या इररेलेवेंट? इररेलेवेंट। काम करें, सजेस्ट करता है डिमांड ऑफ सुपर विल लास्ट फॉर ओनली 1 ईयर। ठीक है, ज्ञान नहीं, आगे बोलो। अब जिस दौरान ये 50,000 यूनिट सुपर का बेचेगा 25 के रेट में, 50,000 यूनिट बना के बेचेंगे। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर वुड टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर, इवनली करेंगे, आई डोंट केयर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुपर्ब। 50,000 यूनिट सुपर्ब का बनाना है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल क्या लगेगा देख दिया हुआ है। हर एक सुपर्ब को बनाने के लिए 3 तरह का रॉ मटेरियल लगेगा, पॉश, फ्लैश, स्प्लैश। पॉश, फ्लैश, स्प्लैश। क्वांटिटी रिक्वायर्ड, करंट स्टॉक लेवल, कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल आर शोन बिलो, पूरा टेबल में दिया हुआ है। पॉश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी। एक काम करते हैं, एक एक करके सल्टाते पढ़ पढ़ के, ठीक है। पहले बताओ तो सुपर्ब का कितना यूनिट बना के बेचना था? 50,000। मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ सुपर्ब, हर एक सुपर्ब, हर एक 50,000 को बनाने के मटेरियल क्या लगेगा? हर एक को बनाने में 1 लगेगा, तो 50,000 के लिए 50,000 इंटू 1 लगेगा। कहां लिखो? यही लिख दो, 50,000 यूनिट लगेगा। हर एक को बनाने में 2 लगेगा, तो 50,000 इंटू 2 लगेगा। हर एक को बनाने में 0.5 लगेगा, तो 50,000 इंटू 0.5 25,000 लगेगा। इतना मटेरियल लगेगा। करंट में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है देख दिया हुआ है, ठीक है। अब हर एक मटेरियल का नेचर जानते हैं, और बाजू में ओरिजिनल कॉस्ट यानी कितना में खरीदे थे वो दिया हुआ है। कोई काम करें, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस, करंट रीसेल वैल्यू बाजार में बेचे स्क्रैप का रेट। अब पढ़े पॉश का नेचर क्या। पॉश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी। पॉश को रेगुलरली यूज करता है कंपनी। तो जो रेगुलर बिजनेस का है, अगर हम उसके पास जाके बोले भाई स्टॉक देना, बोले मेरे रेगुलर काम का बाजार से खरीद ले। तो जो 50,000 है भले स्टॉक पड़ा पर मेरे को देगा नहीं, बोले बाजार से खरीद ले। तो बाजार से खरीदेंगे कौन से रेट में? 2.5, 50,000 इंटू 2.5, 1.25 पॉश का वैल्यू आ गया। अब आगे होता है करेंट स्टॉक ऑफ फ्लैश इज द रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग। बहुत ज्यादा खरीद के बैठ गए भैया, तो ज्यादा खरीद के बैठ गए मतलब वो मेरे लिए काम का नहीं है, और अगर काम का नहीं है तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है, कुछ ना बोले ऑब्सोलीट मानेंगे। देखिए कुछ बोला है क्या? द मटीरियल इज नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय टिपटॉप टेक्सटाइल एंड एनी स्टॉक दैट वाज नॉट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब वुड बी सोल्ड। कोई काम का नहीं, बेच देंगे। तो पहला बात, 1 लाख यूनिट चाहिए, 60,000 स्टॉक में था, काम का नहीं था, बाजार में बेचते कौन से रेट में? 1.1, तो 66,000 मिलता, जो हम यहां यूज कर लिया, तो खो दिया 66, 60,000 यूनिट में। पर भाई हमको तो 1 लाख चाहिए था, 60,000 पड़ा हुआ है, तो 40,000 खरीदना पड़ेगा। खरीदेंगे कौन से रेट में खरीदेंगे? जो बाजार में रेट चल रहा है 2.8, तो 40,000 इंटू 2.8 कितना आ जाएगा? 1,12,000। क्लियर है? आखिरी आता है स्प्लैश। द कंपनी डज नॉट कैरी अ स्टॉक ऑफ स्प्लैश। स्प्लैश स्टॉक में था ही नहीं, यानी पूरे बाजार से लेना है। तो जो 25,000 बाजार से लेंगे कौन से रेट में लेंगे? 5 के रेट में कितना आएगा? 1.25। सोचो कितना इजीली हो रहा है। मटेरियल डन, तो एकदम तोड़ तोड़ के पड़ना, ठीक। अगला बारी आता है लेबर। द प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर वुड रिक्वायर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर का मतलब 1/4 हिस्सा ऑफ एन आवर। हर एक सुपर्ब को बनाने के लिए मुझे 50,000 सुपर्ब बनाना है, तो स्किल्ड लेबर कितना लगेगा? 50,000 इंटू 1/4, तो स्किल्ड लेबर कितना लगेगा? 12,500 घंटा। एंड 2 घंटा लगेगा अनस्किल्ड का, हर एक में लगेगा 2 घंटा। 50,000 में 50,000 इंटू 2, 1 लाख घंटा अनस्किल्ड का।
20 पर आवर फॉर अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का रेट दिया है 20 पर आवर। नेक्स्ट, इन एडिशन एक फॉरमैन भी लगेगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू डिवोट ऑल हिज वर्किंग टाइम फॉर 1 ईयर इन सुपरविजन। इसके अलावा एक फॉरमैन लगेगा जो पूरा 1 साल यहां डिवोट करेगा। ही इज करेंटली पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 150, आज के दिन 150 रुपया देते हैं हर साल का। रेलेवेंट क्या आप जानेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है। टिपटॉप टेक्सटाइल इज करेंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर भैया नहीं मिल रहा है, शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगा। द स्किल्ड लेबर नीडेड टू मैन्युफैक्चर सुपर वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम अनदर जॉब विच दे आर अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन सरप्लस ऑफ 4.5 रुपया पर लेबर आवर, यानी कहीं और से उठा के लाना पड़ेगा जहां पे 4.5 रुपया पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन आ रहा था। और ये 4.5 रुपया पर कंट्रीब्यूशन मतलब पर आवर आया कैसे? सेल था 40, एक और मैच कर ले, 4.5 आ रहा है क्या? सेलिंग प्राइस था 40 माइनस उसका वेजेस था 30, अदर वेरिएबल कॉस्ट था 5.5, देखो तो माइनस करके कितना आया? 4.5। इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल्ड लेबर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। इसके अलावा और स्किल्ड लेबर अवेलेबल ही नहीं है। तब इस केस में स्किल्ड लेबर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो स्किल्ड लेबर पहला बात तो अवेलेबल नहीं है, तो पहले उसका जो वेजेस है वो रेलेवेंट, अगला जो मैं खोया वो रेलेवेंट। तो देखो स्किल्ड लेबर का वेजेस कितना था? 30 रुपीज पर आवर, तो 125 इंटू 30 नॉर्मल वेजेस। अगला हर घंटे में 4.5 रुपया कमाता था, जो खोया तो 12,500 में 12,500 इंटू 4.5 आएगा। यानी पता है रेलेवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगा? पहले इसका नॉर्मल वेजेस 12,500 इंटू 30, 375। अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12,500 इंटू 4.5, 56,250। स्किल्ड लेबर खत्म। अब अगला बारी आता है अनस्किल्ड का। If superb are not manufactured, the company expect to have additional 2 lakh surplus unskilled labor hour. Unskilled labor hour का 2 लाख घंटा पड़ा है। Because the company intends to expand in future, it is decided not to terminate the service of unskilled worker. Unskilled labor का सर्विस को टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी किस तरह का वर्कर हो गया? परमानेंट। परमानेंट है तो वैसे उसके रेलेवेंट कॉस्ट 0 है, और वैसे भी इसके 2 लाख घंटा बचा हुआ था तो कोई शॉर्टेज भी नहीं है, तो अनस्किल्ड वाले में कितना आ जाएगा? 0। द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली, ये तुरंत रिटायर होने वाला था और हर साल पेंशन मिलता 60,000, पर इसको रिक्वेस्ट किया गया भैया तुम 1 साल और कंटिन्यू कर लेना, 1 साल बाद से देंगे। तो नॉर्मल सैलरी एक 50 था, पर ये तो रिटायर होने वाला तो हम 60,000 करके देता, पर 60,000 की जगह हम उसको एक 50 देगा, यानी पता है मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगा? 90,000। तो सुपरवाइजर के लिए आ जाएगा 90,000। डन है। तो मेरा ये जो आया था, ये आया था मटेरियल के लिए रेलेवेंट कॉस्ट, ये आया लेबर के लिए। अब अगला बारी आता है मशीन का। 2 तरह के मशीन है जो सुपर्ब बनाएंगे, 2 तरह का मशीन है MT4 MT7, दोनों का रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दिया है, रीसेल वैल्यू भी दिया है। ये क्यों दिया है? और मशीन काम का नहीं है तो बेचते, रीसेल वैल्यू रेलेवेंट हो जाएगा। मशीन रेगुलरली यूज होता है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगा। अब देखिए कौन रेगुलरली यूज होता है कौन नहीं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इररेलेवेंट। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररेलेवेंट, याद है ना? कोई काम का नहीं। अब टिपटॉप टेक्सटाइल ओन्स अ नंबर ऑफ MT4 मशीन विच आर यूज रेगुलरली, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। MT4 रेगुलरली यूज होता है, रेगुलरली यूज होता है, रेगुलरली यूज होता है, तो जो रेगुलरली यूज होता है उसको बेचते थोड़ी बार बार खरीदते हैं। साल के एंड में खरीदते 65 में आता, पर ऑफर की वजह से तुरंत खरीदे 80 में आया, तो 80 माइनस 65 रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? 15,000। Each MT4 is replaced as soon as it reaches the end of useful life। चलो ठीक। MT7 machine are no longer used, कोई काम का नहीं है, और and one which would be used for superb is the only one of the company now has। और इसको यूज नहीं करते, इसको बेच देते, इतना कहानी पढ़ना ही था, काम का नहीं है बेच देते। तो MT7 को तुरंत बेचते 11,000 मिलता, पर इस ऑफर में यूज किए तो 1 साल बाद 8,000 मिला, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा? 3। तो 15 और 3 मिला के 18। कितना इजी क्वेश्चन, लंबा चौड़ा था, पर ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दिया।
अब आगे ओवरहेड में बोलता है एट प्री डिटरमाइन रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड रिकवरी रेट दिया हुआ है, इररिलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड आर रिकवर्ड फुली फ्रॉम रेगुलर प्रोडक्शन एट 3.5 रुपया पर लेबर आर, इररिलेवेंट। ओवरहेड रिकवर आ जाए, एब्जॉर्ब, अप्लाई चार्ज, सब इररिलेवेंट, अनअवॉइडेबल। वेरिएबल ओवरहेड रिलेवेंट होता है, कितना बोलते हैं, 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट लगेगा, पर यूनिट लगेगा। मैंने 50,000 यूनिट बनाया, 50 इंटू 1.2 60,000। क्लियर है? बनाना क्या था, कॉस्ट शीट बना लिए, सब रेलेवेंट कॉस्ट को जोड़ देंगे तो मटेरियल में 1,25 प्लस 60,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,25,000, लेबर में 375, 56, 250 प्लस 90,000। यहां पर आने वाला है 15 और 3 18, यहां पर आएगा 60,000, कितना आएगा, 10 21 250, 10 21 250। ये सब क्वेश्चन जब क्लास में करते थे हम लोग को आधा घंटा 40 मिनट लगता था, पर रिवीजन में 10 27 250 आ रहा है। एज यूजुअल मेरा कैलकुलेशन में लोचा है। ये 66 था क्या, 60 ओ 66 था, मैंने 60 किया। 10 27 250 आ रहा है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो डन है। हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जरा देखिए क्या है। Sontec Limited, a machine manufacturing company, had nearly completed a job relating to construction of specialized equipment when it discovered customer had gone into liquidation. बेचारा हमारे कंपनी एक काम कर रहा था, इसी बीच में पता चला जिस कस्टमर के लिए काम कर रहा है वो लिक्विडेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट हो गया तो उसको बेचेंगे थोड़ी, भाई तुम बर्बाद हो गया मेरे को भी बर्बाद कर, ये तो करेंगे नहीं। एट दिस स्टेज द पोजीशन ऑफ जॉब इज एज अंडर। जब पता चला वो बर्बाद हो चुका है, उस समय पोजीशन क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेटेड, मैंने एस्टिमेट किया इतना खर्चा लगेगा। भाई जो तुम सोचा हटा, अभी तक क्या हुआ ये बता। कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड जो ऑलरेडी लग गया है, कॉस्ट इनकर्ड जो ऑलरेडी लग गया है, हिस्टोरिकल सम कॉस्ट इररिलेवेंट। कॉस्ट टू बी इनकर्ड रिलेवेंट, यानी इसको पूरा करने के लिए खर्चा क्या लगेगा 29,700, ये रिलेवेंट है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड पास्ट में हो गया, इररिलेवेंट। चलो ठीक है, यानी अगर इसको खत्म करना है तो 29,700 रुपया लगेगा। आफ्टर सर्च अ न्यू कस्टमर फॉर इक्विपमेंट हैज बीन फाउंड। बहुत खोजने के बाद एक नया कस्टमर मिला। ही इज इंटरेस्टेड टू टेक द इक्विपमेंट इफ सर्टेन मॉडिफिकेशंस आर कैरिड आउट। बोलता भाई हम तुम्हारे ले लेंगे और तुम थोड़ा मेरे लिए मॉडिफाई करो। तो द न्यू कस्टमर वांट द इक्विपमेंट इन द ओरिजिनल कंडीशन। बोलता पूरा ओरिजिनल वाला दो, पर विदाउट कंट्रोल डिवाइस और थोड़ा और मॉडिफिकेशन। द कॉस्ट ऑफ दिस एडिशन और मॉडिफिकेशन आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब मैं एस्टिमेट कर रहा हूं ये मॉडिफिकेशन करने के लिए खर्चा क्या लगेगा। पहला बात 29,700 तो लगेगा ही लगेगा, और खर्चा क्या लगेगा मॉडिफिकेशन के लिए। ये तो कंप्लीट करने के लिए लगेगा, और मॉडिफिकेशन के लिए क्या लगेगा भाई। मटेरियल एट कॉस्ट 1050 पर मुझे मटेरियल का नेचर जानना है। नीचे देखे, डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन आर इन स्टॉक। ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, और अगर मान लो इसको हम लोग यहां पे यूज नहीं करते तो हम लोग किसी और जॉब में एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते 2250 में। तो स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट, रेलेवेंट कॉस्ट 2250। डायरेक्ट वेजेस बोलता है 3500 रुपए ये एस्टिमेट किया, पर आगे बोलता है डिपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली बिजी भैया, वेरी बिजी। डायरेक्ट वेजेस 2500 लगेगा। अब एस्टिमेट किया पर असली में 2500 ही लगेगा, तो 2500 ही रेलेवेंट रहा। और सुपर बिजी है, बिजी है, हिंट दे दिया, बिजी है। यहां पे यूज करोगे खोगे, कितना खोएंगे, जो कंट्रीब्यूशन कमाता 3 रुपया 20 पैसा पर रुपये ऑफ वेजेस। हर रुपए ऑफ वेजेस में 3 रुपया 20 पैसा कमाते, तो 2500 रुपए के वेजेस में हम कितना कमाते वो खो दिया। कैलकुलेट करें कितना आएगा, कितना आएगा 8000। तो मेरे लिए यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगा 2500 और 8000। करेक्ट है। मेरा अगला वेरिएबल ओवरहेड दिया है 25% ऑफ वेजेस। अब मेरा वेजेस असली में 2500 लगा और रेलेवेंट कॉस्ट भी 2500 ही था, तो झमेला नहीं है। तो 2500 का 25% वेरिएबल ओवरहेड कितना आ जाएगा 625। डिलीवरी कॉस्ट, उसको डिलीवर करने के लिए खर्चा लगेगा 1350, चलो 1350 लगेगा।
फिक्स्ड ओवरहेड विल बी एब्जॉर्ब्ड, इररेलेवेंट। अब लास्ट में 3 लाइन और लिखा है, सुपरवाइजरी ओवरटाइम पेबल फॉर द मॉडिफिकेशन के लिए मुझे सुपरवाइजर को ओवरटाइम देना पड़ा है, तो इसी के लिए खर्चा लगा 1050 रेलेवेंट। अब 2 पैराग्राफ थोड़ा ढंग के पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस दैट द न्यू कस्टमर डज नॉट रिक्वायर इज 13,500। ठीक है, एक बार का मान के चलते, अगर मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो क्या होता, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो इस नए कस्टमर को नहीं लगेगा, उसका कॉस्ट 13,500 था। कॉस्ट क्या था वो आई डोंट केयर, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। इफ इट इज टेकन आउट, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। हमारा न्यू कस्टमर को कंट्रोल डिवाइस नहीं लगेगा तो निकाल देंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल के कहीं और जगह यूज कर लेंगे। द लेटर मैकेनिज्म हैज अदरवाइज टू बी बॉट बाय 10,500। वहां यूज नहीं करते ना, तो उसके लिए बाजार में 10,500 लेना पड़ता। और डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कॉस्ट मेरा कितना लगता है, 120। तो सिंपल सा बात, कंट्रोल डिवाइस अगर मान लो हम नहीं निकालते, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये यहीं पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम 10,500 में खरीदता। पर अगर हम इसको यहां निकाल के वहां यूज कर लिए, 10,500 बच गया, पर निकालने के लिए कुछ खर्चा भी तो लगा, तो 10,500 बचा पर 120 लग गया। तो बताओ तो मेरा नेट में फायदा कितना हुआ, 10,380। तब कंट्रोल डिवाइस जैसे निकाले, मेरा 10,380 का फायदा हो गया। तो नए कस्टमर जी आए, थैंक यू सो मच, आप आ गए, कंट्रोल डिवाइस आपको नहीं चाहिए, मत लो, मैं निकाल के कहीं अपना और फायदा कर लूंगा। तो फायदा कर लूंगा तो बोलेगा भाई मेरी वजह से तेरा फायदा हुआ, मेरा कॉस्ट कम कर। तो माइनस क्या करेंगे, 10,380। ठीक है, अब आगे, इफ द कन्वर्जन इज नॉट कैरिड आउट, sum of material in the original equipment can be used in under a contract in place of material that would have cost 12,000। तो यहां पे तो अपॉर्चुनिटी गेन का बात हुआ, अब यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात हो रहा है। मान लो ये काम नहीं करते, मान लो नया कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं, तो पुराने वाले को हम क्या करेंगे, मिलने कोई काम का नहीं, तो हम क्या करता, कुछ मटेरियल ओरिजिनल इक्विपमेंट का निकालता और किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लगाता जिसका 12,000 रुपया लगता। मान लो ये काम नहीं कर रहा है तो 12,000 रुपया मेरा बच जाता, यहां का तोड़ पाड़ के कहीं और लगाते, 12,000 रुपया बच जाता। इट वुड हैव टेकन वेजेस कॉस्ट ऑफ 240 टू मेक देम सूटेबल। तो 12,000 रुपया लग जाता, पर इसको सूटेबल बनाने के लिए 240 रुपया खर्चा करना पड़ता। तो मेरा नेट में कितना आएगा, ठीक। रिमेनिंग मटेरियल विल रियलाइज 11,400। तो पहला बात, एक तरह का मटेरियल था जो हम यहां से निकाले, किसी और जगह लगाते, 12,000 बचाते, पर निकालने के लिए खर्चा 140 लगता, तो नेट में फायदा 1160। अगला, कुछ और मटेरियल को 11,400 में बेच देते, तो अगला 11,400 में बेच देते। तीसरा, जो ड्राइंग्स विच आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जॉब कैन बी सोल्ड फॉर 1500 में बेच देते। कब ये करते, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ता, पर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ गया तो जो मेरा तीनों फायदा था नहीं हो पाया, तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ देंगे। कितना कितना जोड़ेंगे, 11,760, कितना कितना है, 11,400, 1500 जोड़ते ही मुझे मिल जाएगा ना टोटल, कितना आएगा ये, 5,975। ठीक, मेन इस क्वेश्चन का जान था ये 2 लाइन समझना। 2 लाइन के बीच का अभी भी डिफरेंस क्या है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ बना हुआ तैयार था, अब मुझे आगे बनाना था इसे। ठीक, एक ऑलरेडी कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ था, ठीक है। नया कस्टमर बोलता है हमको ये नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है तो ये हटाओ। ये था ये पैरा, हटा के कुछ फायदा मिला, गेन हो गया। अब नया कस्टमर बोलता है हमको ये सब चाहिए, मान लो नया कस्टमर नहीं आता तो पुराना मटेरियल को हम बेचते। तो डिफरेंस क्या है, यहां पे नए कस्टमर के आने की वजह से बेचा इस पॉइंट में, यहां पे नया कस्टमर नहीं आता तो बेचता हुआ है इस पॉइंट में। तो एक में आने की वजह से बिका, एक में नहीं आने की वजह से बिका, इसीलिए गेन है, कॉस्ट है। परफेक्ट है, चलो डन। इतना जगह किसके लिए छोड़ा है,
छोड़ो, बस अब 3 क्वेश्चन और करना है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अप्पू का, ब्लड बाथ अप्पू। देखिए क्या लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर इट्स अ लॉलीपॉप क्वेश्चन। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर लास्ट क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग, दैट्स इट। आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा रिवीजन हो गया। चलो देखें, आराम से प्यार से पढ़ते हुए चले। द ऑफिसर्स रिक्रिएशन, 6 नंबर, द ऑफिसर्स रिक्रिएशन क्लब, है ना, the officers recreation club of a large public sector undertaking has a cinema theater for exclusive use of themselves and their family। एक क्लब है, उसके से एक बहुत बड़ा सिनेमा थिएटर है, जो जहां जाके मूवी कौन देखेगा, वहां के लोग और उनके फैमिली। इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू गेट गुड मोशन पिक्चर फॉर शो एंड सो पिक्चर आर बुक्ड एज एंड व्हेन अवेलेबल। The theater has been showing the picture Bloodbath for the past 2 weeks। एक मूवी चला रहा है Bloodbath पिछले 2 सप्ताह से। The picture which is strictly for adult only has been a great hit। Only adult का मूवी था और जबरदस्त हिट है। And the manager of the theater is convinced that the attendance will continue to be above normal for another 2 weeks। 2 सप्ताह से भी हिट है, 2 सप्ताह और हिट रह जाएगा। If the show Bloodbath is extended। हालांकि एक और बड़ा पॉपुलर मूवी आया है, ईगरली लुक फॉरवर्ड बाय बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। पहला मूवी खाली एडल्ट का था, पर अगला एक और मूवी आएगा जो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों लोग बड़े ईगर है उसको देखने के लिए। अप्पू ऑन द एयर। बस कहां ब्लड बाथ चल रहा था, अब अप्पू आ गया। फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स इज बुक्ड फॉर नेक्स्ट 2 वीक। अगला 2 वीक के लिए इसका ऑलरेडी बुकिंग ले चुका है। इफ ए ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल ऑफ अप्पू। भले हम अगला 2 सप्ताह बस ब्लड बाथ भी चलाए ना, तब भी अप्पू का राइट्स हम ले चुका है, मेरे को रेंट देना ही पड़ेगा। यानी ब्लड बाथ अप्पू चलाए ना चलाए, रेंट उसका देना ही पड़ेगा। तो दिस इज इररिलेवेंट। डिसीजन ले या ना ले, ये खर्चा लगेगा। कमिटेड। नॉर्मल अटेंडेंस एट थिएटर होता है 2000 पर वीक। हर सप्ताह में 2000 लोग जनरली देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/4 कौन रहते हैं, बच्चे अंडर द एज ऑफ 12। तो 2000 का 1/4 रहते हैं जनरली बच्चे। कितने रहेंगे बच्चे, 500। तो जनरली अडल्ट कितने रहते हैं, 1500 ना। 2000 का 1/4 बच्चा निकल गया, तो बाकी बड़ा हो गया। ठीक है। अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। नॉर्मल जो टोटल है उसका 50% ज्यादा चल रहा था। तो 2000 में 50% ज्यादा चल रहा था, यानी 3-3 हजार लोग देख रहे हैं भाई। नेक्स्ट लेवल का चाम है इस मूवी को लेके। तो पहला 2 सप्ताह में 3-3 हजार लोग देखा है ब्लड बाथ। फर्स्ट 2 वीक ब्लड बाथ। अब मैनेजर बिलीव करता भाई अब तो थोड़ा लोग का कम होगा। ड्यूरिंग द सेकेंड 2 वीक्स बोलता है 25% बिलो हो जाएगा पहला 2 वीक में जो था, यानी थर्ड वीक में अगर ये चलाया तो 25% कम हो जाएगा। 3000 का 25% करे 2250 होता है शायद। और 33 1/3% कम हो जाएगा और फर्स्ट 2 वीक ड्यूरिंग द 4th वीक। तो 4th वीक में चलाया तो 33 1/3 माने 1/3 कम हो जाएगा। 3000 का 1/3 होता है 1000, क्या हो जाएगा 2000। यानी ब्लड बाथ को 3rd और 4th वीक चला दिए तो 2250 और 2000 लोग देखेंगे। अटेंडेंस फॉर अप्पू ऑन एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट द रन रिगार्डलेस ऑफ ड्यूरेशन। बोलते हैं नॉर्मल ही चलेगा। नॉर्मल ही चलेगा मतलब इसका पहला सप्ताह अगर चलाए तब भी 1500 और 500 लोग देखेंगे। देखिए यहां तो ये तो ओनली अडल्ट का है और यहां तो चाइल्ड भी आ जाएगा। सेकेंड वीक अगर चलाए तो 1500 500 देखेंगे। ठीक चल रहा है, बात एकदम नॉर्मल है अभी तक। बोलता है ऑल रन्स एट थिएटर आर शोन एट अ रेगुलर प्राइस ऑफ 2 रुपया फॉर एडल्ट, 1 रुपया 20 पैसा फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट से लेते हैं 2 रुपए का रेट, चिल्ड्रन से लेते हैं 1 रुपया 20 पैसा। रेंटल चार्ज फॉर ब्लड बाथ है 900 रुपया फॉर 1 वीक, 1500 फॉर 2 वीक। और ब्लड बाथ को 1 सप्ताह और चलाए 900 रुपया लग जाएगा। 2 सप्ताह चला दिए तो 1500 रुपया लगेगा टोटल। अपोन एयरबस का 750 रुपया लगेगा 1 वीक के लिए, 1200 2 वीक के लिए। पर ये रेलेवेंट ही नहीं है।
कारण क्या है, ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है भाई। क्या देखिए लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो कहां गया लाइन, ये रहा। Even if bloodbath is extended, the theater has to pay the regular rental of अप्पू। अप्पू का तो भैया देना ही पड़ेगा। तुम ब्लड बाथ चलाओ या अप्पू चलाओ, जो मन चाहे चलाओ, ये अप्पू का 750 या 1200 रुपया देना ही पड़ेगा। तो जो देना ही पड़ेगा वो क्या होता है, irrelevant। So this is irrelevant। All other operating costs are fixed, 4200 per week बोलता है, बाकी सब 4200 फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट इज एनीवेज अनअवॉइडेबल, irrelevant। एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट ऑफ पोटैटो वेफर एंड केक, जिसका खर्चा लगेगा 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, और वेफर पोटैटो और केक को बेचते हैं ₹1.20 इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज। बड़ा खाए या छोटा खाए ₹1.20 चार्ज करेंगे। फूड कॉस्ट ₹1.20 है, पर खर्चा कितना लग जाएगा, 60% फूड कॉस्ट। अब आगे होता है, द मैनेजर कैन अरेंज टू शो ब्लड बाथ फॉर 1 वीक एंड अप्पू ऑन एयरबस फॉर द फॉलोइंग वीक। पहला ऑप्शन है ये 3rd वीक में ब्लड बाथ दिखाए, 4th वीक में अप्पू। या अगला ऑप्शन है एक्सटेंड कर दे ब्लड बाथ को 2 वीक और, 3rd एंड 4th वीक ब्लड बाथ। या ये अप्पू ऑन एयरबस दिखा दे 2 वीक, 3rd एंड 4th वीक अप्पू। मुझे डिसाइड करना है क्या करें। 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या क्या है भाई, वीक 3 ब्लड बाथ, वीक 4 अप्पू, वीक 3 ब्लड बाथ, वीक 4 भी ब्लड बाथ, वीक 3 अप्पू, वीक 4 भी अप्पू। देखिए रेवेन्यू कितना आएगा, पहला सप्ताह ब्लड बाथ का तो 2250 एडल्ट आए, और अप्पू कोई भी सप्ताह में वो 1500 ही आएगा एडल्ट। यानी ये 2 सप्ताह में मिलाकर कितने लोग आ जाएंगे, 2250 ब्लड बाथ का, अप्पू का 1500 मिलाकर 3750 इंटू 2 चार्ज करेंगे, 7500। और बच्चा लोग का कितना चार्ज होगा, 500। कौन से रेट में, 1.2। मिलाकर कितना आ जाएगा, 8100। अब ब्लड बाथ ही दोनों सप्ताह चला दे तो पहला सप्ताह में 2250 आएगा, अगले सप्ताह में 2000 आएगा, मिलाकर कितने आने वाले हैं, और चार्ज करेंगे 2 के रेट में 8500। अप्पू ही दोनों सप्ताह चला दे तो 3000 एडल्ट आएंगे, 1000 बच्चा लोग आएगा, तो 3000 एडल्ट आएंगे 2 का रेट, और 1000 बच्चा आएगा 1.2 का रेट। कितना आ जाएगा मिला के, 7200। अब ये तो आया रेवेन्यू टिकट बेच के, खाने से भी तो रेवेन्यू आएगा। खाने से बोलता है ₹1.20 ले लेंगे, तो यहां पे कितने लोग आए, 3750, 500, 4250 इंटू 1.2, 5100 आएगा खाने से। यहां पर आएंगे 4250 इंटू 1.5, इधर आएंगे 4000 इंटू 1.2, आया टोटल रेवेन्यू। माइनस करना है कॉस्ट, कॉस्ट क्या लग रहा था, 60% खाने का लग रहा है, तो खाली इसका 60% लेंगे, 288। ठीक है, परफेक्ट। और कुछ लग रहा है, यस एक और लग रहा है, रेंटल ब्लड बाथ के लिए। एक सप्ताह चला है 900 रुपया, 2 सप्ताह चला है 1500 रेंटल। एक सप्ताह चला है 900, देखिए यहां पे देखिए सप्ताह चला 900 लगेगा, इधर देख 2 सप्ताह चला 1500 लगेगा, इधर में कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगेगा। अब अप्पू वाला सोचो, कोई भी ऑप्शन रहता अप्पू का रेंटल तो तीनों में सेम ही रहता ना, तो तीनों में सेम रहता तो चेंज कहां हो रहा है, इररिलेवेंट। फिक्स कॉस्ट जो 4200 दिया हुआ था वो तो सेम रहता ना, इररिलेवेंट। तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, बस इतना। माइनस करते ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, मेरा प्रॉफिट आने वाला है 9240। मेरा नेक्स्ट वाला आएगा 9040। मेरा लास्ट वाला आएगा 9120। तो मैक्सिमम कहां पर आया इसमें, इसको ऑप्ट करेंगे, वेरी इजी। बस आखिरी 2 प्रश्न करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब देख मेरे को अब अगले क्वेश्चन में ना कैलकुलेट करने बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या चीज को मैं फोरगो कर रहा हूं, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
अब इंटर में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे थोड़ा अलग ट्रीटमेंट रहता था, फाइनल में थोड़े लोग अलग लोचा किया है। एग्जाम में नंबर लाना है तो वही करना होगा जो स्टडी मैट में किया हुआ है। थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है, पर ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, चल जाएगा। क्या देखे, A company can produce any of its 4 product ABCD। पहला लाइन ना बहुत काम का है, यही लाइन इसको अच्छा बनाया है। Only one product can be produced in a period and has to be determined at the beginning of production run। यानी तुम चारों नहीं बना सकता, किसी एक को बना सकता है, आइदर ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बना। प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया है 1000 घंटा, अब आइदर 1000 घंटा से ए बना लो, या बी को बना लो, या सी बना लो, या डी बना लो। Whatever is produced has to be sold and there is no inventory। जो बनाया सब बिक जाएगा, कोई इन्वेंटरी नहीं बचेगा। अब पहले लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो भैया माइनस करते क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इतना निकाल ले, पहले वाले में 10, अगले वाले में 30, 40, 40 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी सोल्ड, कितना यूनिट हम बेच सकता है। पर आगे बोलता है नंबर ऑफ आर पर यूनिट, नंबर ऑफ आर पर यूनिट, हर यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है। ठीक है, यानी 1 आर से बनता है 1 यूनिट, तो 1000 घंटे से कितना बनेगा, 1000 बाय 1, 1000 यूनिट। कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहला देखते हैं ना, लिख देते हैं 1000 घंटा अवेलेबल है, हर एक यूनिट बन सकता है 1 घंटे में। ये होता है 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट। अब 15 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, हर घंटे में 60 मिनट, तो इसको अगर आर में कन्वर्ट करें कैसे होगा, 15 डिवाइड बाय 60 आर, कितना आएगा ये 0.25, 1 प्लस 0.25 कितना आएगा 1.25, ये भी कितना आएगा 1.25, और ये कितना है 2। तो अगर डिवाइड कर दे मुझे मिलेगा कितना यूनिट बनाएंगे, 1000, 800, 800, 500। मैं इतना यूनिट बना सकता हूं, इतना यूनिट बना सकता हूं, 1000 यूनिट बना सकते हैं, 1000 यूनिट बेच सकते हैं, तो कुछ खोए क्या, कुछ नहीं। कुछ लॉस ऑफ यूनिट हुआ क्या, नो। 800 यूनिट बना सकते हैं, 600 यूनिट बेचेंगे, कुछ खोए क्या, कुछ नहीं। जितना डिमांड था पूरा बना सकता है, पूरा बना सकता है, बना सकते हैं। 800 पर डिमांड 900 का है, बना सकते हैं 800 पर डिमांड 900 का है, तो भाई मन तो करेगा 900 बनाने का, पर कैपेसिटी नहीं है, तो खो कितना रहे, 100 यूनिट। बना सकते हैं 500 पर डिमांड 600 का है, तो 600 का डिमांड पर खाली 500 बना के बेच पाएगा, तो हम 100 यूनिट नहीं बना पाएगा। तो जो इनकम आ जाता पर हम खो रहा है, वो तो सी और डी में ही हुआ। कितना हुआ, 100 इंटू 40, 4000, 100 इंटू 40, क्या आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो थोड़ा अलग टाइप के है, बस एक बार किया होना चाहिए, एग्जाम में है तो करना है। डन, करते हैं आखिरी क्वेश्चन और करते हैं इस चैप्टर को पूरी खत्म। चलो देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, रॉन्टेक्स लिमिटेड बिल्डर्स हैज बीन ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सियन लिमिटेड टू बिल्ड 5 स्पेशल गेस्ट हाउसेस फॉर यूज बाय टॉप मैनेजमेंट। हमारे कंपनी को 5 स्पेशल गेस्ट हाउस बना अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए, तो ये एवियम को रॉन्टेक्स को बोला भाई तुम बना ले। हर एक गेस्ट हाउस अलग अलग है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड ऑफर प्राइस इज 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए हम देने वाला है। इन एडिशन एक्सियन लिमिटेड विल ऑल्सो प्रोवाइड 2 ग्राउंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। वाह वाह वाह, ये रॉन्टेक्स डिसाइड करेगा कि हमको 1 करोड़ मिल रहा है, हम ये काम करें ना करें। अब 2 जगह उसको फ्री में मिल गया तो खर्चा तो नहीं लगा। चीफ अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही हैज डिसाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अकाउंटेंट तो ऐसी बेवकूफ होता है, बोला मत कर, पर हम रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाएंगे। पहला, 3 टेक्न लैंड, 3 कट्ठा लैंड, 3 ग्राउंड एट द रेट 20 लाख रुपया ईच, 60 लाख रुपया निकाला। लैंड के बारे में देख, नीचे लिखा है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड 3 ही ग्राउंड का है। अब बताए एक बात, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि 5 गेस्ट हाउस है तो 5 कट्ठा लैंड लगेगा, नहीं, लिखा है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड 3 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड लिए मिलाए इसमें 5 गेस्ट हाउस बन जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर है।
तो ये मत सोचना 5 गेस्ट हाउस हो तो 5 ग्राउंड लगेगा, 3 ग्राउंड है, मिलाकर एक बड़ा जगह बन गया, उसमें मुझे 5 गेस्ट हाउस बनाना है। तो टोटल, बेचारा क्लियर कट वर्ड भी यूज किया, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड 3 ग्राउंड का है 20 लाख करके, जिसमें एक्सियान 2 ग्राउंड फ्री में दे देगा। तो भैया एक्सियान का, सॉरी बिल्डर का खर्चा क्या लगेगा, एक का ही लगेगा ना। तो भाई ये जो 3 इंटू 20 60 लाख लिया है, अकाउंटेंट को चाटा मारो, 3 में 2 तो फ्री में मिल गया, तो एक ही तो लेना पड़ा, जिसके लिए क्या लगेगा 20 लाख। अब आगे ड्राइंग एंड डिजाइन है, साथ देखो ड्राइंग डिजाइन के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, these have already been prepared, ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया, ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया तो पैसा देना ही पड़ेगा, जब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है देना पड़ेगा, इससे कमिटेड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा 0। 50% ऑफ कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, 50% ऑलरेडी इनकर हो गया, पर ये नहीं रेलेवेंट क्यों, ड्राइंग डिजाइन बन तो गया, पूरा बन चुका है, 50% दे दिए, बाकी 50% नहीं देने से चलेगा, देना ही पड़ेगा, है ना। तो नोटबुक में 50% लिखा हुआ है। मेरा अगला रजिस्ट्रेशन 10, कुछ नहीं बोला तो रजिस्ट्री तो देखो लेना पड़ेगा, कितना लगेगा 10। अब मेरा मटेरियल क्या लगेगा, देख तो भैया मटेरियल क्या क्या लगेगा, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, अदर्स, 4 मटेरियल लगेगा। सीमेंट एंड सैंड 6, देखिए क्या लिखा है, सीमेंट एंड सैंड आर ऑलरेडी इन स्टॉक, रेगुलरली यूज होता है, तो मेरे को नहीं देगा, बोला जा खुद खरीद। इफ यूज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 8 लाख, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आ जाएगा 8 लाख। ब्रिक्स एंड टाइल्स, ब्रिक्स एंड टाइल रिप्रेजेंट परचेज मेड सेवरल मंथ्स बिफोर फॉर अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत साल पहले खरीदे हुए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दे कुड बी सोल्ड इजीली फॉर 5 लाख रुपया, बहुत साल पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदे, शायद नहीं चला होगा, ऑब्सोल्यूट है, बाजार में बेच के रुपया मिलता, जो हम खो दिया, कितना 5 लाख। तो ये सारा ना बुक वैल्यू रहता है, ये सब मेरे लिए रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट, स्टील 10 लाख, स्टील के बारे में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यानी मुझे खरीदना पड़ेगा, कितना लगेगा 10 लाख। अदर्स इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन, तो 10 है, इसके अंदर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन है और कुछ अदर्स है। अदर्स में बोलता है मटेरियल वर्थ ₹2 लाख रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन आर इन स्टॉक, 2 लाख रुपए का ऑलरेडी स्टॉक में है, तो यानी अदर्स लगेगा 8 लाख, 10 को बांटे, आर ऑलरेडी इन स्टॉक फॉर विच नो यूज इज एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी पड़ा पर कोई काम का नहीं है, तो जो काम का नहीं है बाजार में बेच के पैसा लेंगे। हाउएवर दे कैन बी सोल्ड फॉर 1 लाख, तो इसके लिए 1 लाख लगे मिलता, जो खो दिए, और 8 लाख तो कहीं नहीं है स्टॉक वॉक में, खरीदना पड़ेगा, कितना लगेगा 8। ठीक है, यहां तक पक्का क्लियर। मेरा अगला बारी आता है लेबर का, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, 3 तरह के लेबर। क्या लिखा है लेबर में, स्किल्ड लेबर विल बी ट्रांसफर टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट, किसी और प्रोजेक्ट से उठा के हम यहां ले आए, मतलब पक्का परमानेंट है तभी हम ये सब काम कर पा रहे हैं, टेम्पोररी वाले को थोड़ी देर कर देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर क्लेम करता है कि यार बाई चांस ये इंसान तुम मुझे दे देते ना, जो तुम उधर ऑफर में ले जा रहे हो, ही कुड हैव अर्न्ड द कंपनी एन एडिशनल 2 लाख इन प्रॉफिट, और ये स्पेशल ऑफर नहीं आता तो मेरा कहीं और यूज करता, उसमें एडिशनल 2 लाख कमाता, तो यहां पर जाने से 2 लाख खो दिया ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 लाख। और अगला बात, स्किल्ड लेबर परमानेंट है, उसका सैलरी वैसे भी रेलेवेंट है, तो स्किल्ड लेबर का सैलरी तो रेलेवेंट नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रेलेवेंट है 2 लाख। अब अगला बारी आता है अनस्किल्ड का, अच्छा अनस्किल्ड कहां गया, ये तो सुपरवाइजर आ गया, दिया नहीं है तो इस जॉब के लिए लाना पड़ा होगा, पूरा रेलेवेंट रहेगा, कितना 8 लाख। सुपरवाइजर का सैलरी 6 लाख है, क्या लिखा है, सुपरवाइजर अंडरटेक वेरियस टास्क इन द साइट and his pays and continuity of employment will not be affected by new contract, यानी भाई इसका पैसा और इसका कंटिन्यूटी इस कॉन्ट्रैक्ट पे निर्भर ही नहीं करता, मतलब वापस ये क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय, बोलता है ये आधा टाइम दिया, जितना टाइम देना दे, नहीं देता तब भी तेरे को उतना ही रुपया मिलता, दे दिया तब भी उतना ही रुपया मिलेगा, तो ये क्या रहेगा 0। अब अदर्स में जनरल और डेप्रिसिएशन है,
ओवरहेड में बोलता है इक्विपमेंट दैट वुड बी यूज्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वाज बॉट 1 ईयर बिफोर 30 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर। 30 लाख में खरीदे थे ना, इररिलेवेंट। 5 साल चलेगा, डेप्रिशिएशन इररिलेवेंट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड द करेंट रिप्लेसमेंट इज 23 लाख, इन ईयर्स टाइम 25 लाख। तो कोई और भी यूज किया जा सकता है। तो जब यूज किया जा सकता है तो क्या लेंगे, चेंज इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कितना आएगा, 25 और 23 का डिफरेंस 2 लाख। नेक्स्ट, जनरल ओवरहेड इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। जनरल ओवरहेड कितने का था, 12 का था। अच्छा, पहला बात डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट है। अब होता है जो डेप्रिसिएशन जनरल ओवरहेड है, इसके अंदर में स्पेसिफिक भी है, एब्जॉर्ब भी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, 15 नहीं, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडरटेकन 5 लाख अवॉइड कर देते। तो 12 में से 4 अवॉइड कर देते, 8 अनअवॉइडेबल था। अनअवॉइडेबल तो एनीवेज लगने वाला था, रेलेवेंट। रेलेवेंट क्या रहेगा, 4 लाख। क्लियर है। और कुछ बचा है, यस, लास्ट लाइन में एक और बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रॉन्टेक्स लिमिटेड हैज ऑल्सो ऑन हैंड अनदर प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट हाथ में है, विच वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एवियन वर टू बी एक्सेप्टेड। अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया ना, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा। इसको करने पे वो सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, यानी ये कर रहे हैं तो हम कुछ खो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसमें हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 10 लाख जो हम खो दिया, तो ये भी क्या रहेगा, रेलेवेंट। जैसे ही सबको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 88। तो 88 लाख लगेगा रेलेवेंट कॉस्ट पर, भैया 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, अभी 12 लाख का फायदा है, एक्सेप्ट करेंगे। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर का बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन मैराथन होता है खत्म। मेरे ख्याल से ये 1 आवर 40 मिनट हमें लगा। ये 100 मिनट तुम लोग डिवोट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आए तुम लोग हंसते खेलते अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो डन। इसी के साथ हमारा ये वाला रेलेवेंट कॉस्टिंग मैराथन होता है खत्म।